हमारी कहानी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि कुछ सालों पहले अर्थ पर एक डायमेंशन ब्रेक हुआ था। इस डायमेंशन ब्रेक के बाद अर्थ पर अलग अलग रेस के क्रीचर्स दिखाई देने लग गए। इन क्रीचर्स को चार क्लास में डिवाइड किया गया है: मॉर्टल, लेजेंड, एपिक और मिथिकल। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम एक क्लास का सीन देखते हैं। क्लास टीचर झाओ वैन का नाम लेते हैं और हम झाओ वैन को देखते हैं, जो क्लास में सो रहा होता है। टीचर उसे देखकर निराश होते हैं और सोचते हैं कि ओल्ड प्रिंसिपल झाओ वैन को बहुत वैल्यू करते थे। फिर वह याद करते हैं कि एक बार प्रिंसिपल ने उन्हें बताया था कि दुनिया में दो तरह के जीनियसेस होते हैं और उनमें से एक झाओ वैन है। तभी झाओ वैन अचानक खड़ा होता है और भागते हुए क्लास से बाहर चला जाता है। झाओ वैन एक बैडमिंटन कोर्ट पर पहुंचता है और बताता है कि उसकी जिंदगी उस दिन से बदल गई जब उसे एक मिस्टीरियस फोन मिला। वह बताता है कि उस दिन के बाद उसने अपनी क्लास और कल्टीवेशन पर ध्यान देना छोड़ दिया और इसका कारण एक गेम है। वह अपने फोन को ऑन करने के लिए उस पर अपनी खून की एक बूंद गिराता है और एक ऐप ओपन करता है। फिर वह इधर उधर देखता है और अपने फोन पर एक और खून की बूंद गिराता है ताकि वह गेम में अपना कैरेक्टर जनरेट कर सके। वह गेम स्टार्ट करता है और हम उसका कैरेक्टर जनरेट होते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद हम उसके कैरेक्टर को देखते हैं, जो अब तैयार हो चुका है। जाओ वैन हमें बताता है कि अगर वह इस गेम में अपने कैरेक्टर को अपग्रेड करता है तो वह रियल लाइफ में भी स्ट्रांग होगा। वह बताता है कि यह तरीका सेफ और कन्वीनियंट है। हम झाओ वैन और एक एंट मॉन्स्टर को देखते हैं। झाओ वैन उस पर हमला कर देता है और ऐसे करते करते कई अंत मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। हम टीचर को देखते हैं, जो झाओ वैन के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि झाओ वैन उनके स्कूल का टॉप स्टूडेंट था और आसानी से स्कूल से टॉप कर सकता था। लेकिन एक महीने पहले किसी ने झाओ वैन को चैलेंज किया। वह एक लड़की थी जो हाल ही में उनके स्कूल में ट्रांसफर हुई थी। उसका नाम जिंग है। उन दोनों की फाइट स्टार्ट हुई और झाओ वैन ने उस पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन जिंग ने उसे सिर्फ एक मूव में हरा दिया। उस दिन से झाओ वैन ने कल्टीवेशन करनी छोड़ दी। अब वह या तो सोता है या गेम खेलता रहता है। टीचर बताते हैं कि अगर ऐसा चलता रहा तो झाओ वैन कुछ भी नहीं कर पाएगा। हम झाओ वैन को देखते हैं, जो अभी भी गेम खेल रहा है। उसे गेम में एक क्रिस्टल मिलता है। झाओ वैन उसे उठाता है और अब्जॉर्ब कर लेता है। वो बताता है कि अगर वह गेम में किसी क्रिस्टल को उठाता है और अब्जॉर्ब करता है तो उसकी कल्टीवेशन बढ़ जाती है। साथ ही वह यह भी बताता है कि इस फोन की मदद से वह अपने स्टैट्स भी देख सकता है, जो वह रियल लाइफ में नहीं देख सकता। फिर हम उसके एक महीने पहले के स्टैट्स देखते हैं। इसके बाद वह अपने करंट स्टैट्स देखता है। वह सोचता है कि अगर वह इन क्रिस्टल्स को बेच पाता तो वह एक अच्छी जिंदगी जी सकता था। तभी झाओ वैन के सामने एक रेड एंट आ जाती है। एंट मॉन्स्टर झाओ वैन पर हमला करती है, लेकिन झाओ वैन उससे बच जाता है। वह उससे लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन देखता है कि वहां और भी एंट्स आ गई हैं। हम एक लड़की को बैडमिंटन कोर्ट में आते हुए देखते हैं। हमें उसका नाम बताया जाता है, फैंग रुक्सी। झाओ वैन उसे देखकर सोचता है कि क्या वह उसे ढूंढ रही है। वह यह भी सोचता है कि अगर उसे इस फोन के बारे में पता चल गया तो यह उसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन वह गेम से एग्जिट भी नहीं कर सकता। फैंग रूक्सी उसके पास आती है और कहती है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर वह झाओ वैन से प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए कहती है। झाओ वैन फैंग रूक्सी को देखता है और उससे पूछता है, क्या तुम मुझे अपनी टीम में इनवाइट कर रही हो? झाओ वैन फिर पूछता है, तुम मेरे साथ टीम अप क्यों करना चाहती हो? और बताता है, मैं तो प्रैक्टिकल एग्जाम में पक्का फेल होने वाला हूं। फैंग रुक्सी झाओ वैन को बताती है, मैं स्कूल में हाईएस्ट स्कोर लाना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे स्ट्रांग टीममेट्स की जरूरत है और तुम्हारे पास वो स्ट्रेंथ है। झाओ वैन कहता है, क्या तुम एक महीने पहले वाले झाओ वैन की बात कर रही हो? फैंग रुक्सी चिल्लाती है और कहती है, मेरी नजर में तुम अब भी वही पुराने झाओ वैन हो। तुम अकेले इंसान हो जिसे मैं अपना राइवल मानती हूँ। झाओ वैन फैंग रुक्सी से एंजिंग के बारे में पूछता है, वो किस पोजीशन पर है? फैंग रुक्सी जवाब देती है, तुम्हें पता नहीं, अंजिंग किसी और स्कूल में ट्रांसफर हो गई है। वो बताती है, मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता, पर लगता है कि वो तुम्हें हराने के लिए ही आई थी। क्या तुम उसे पहले से नहीं जानते थे? इस पर झाओ वैन कहता है, मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा और हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। फैंग रुक्सी उससे माफी मांगती है और कहती है, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। फिर वो सवाल पर वापस आती है और पूछती है, क्या तुम मेरी टीम ज्वाइन करोगे? झाओ वैन कहता है,
अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे भी तुम्हारी टीम ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। फैंग रोक्सी जाते हुए कहती है, ये एक डील है, और बताती है, हमारी टीम में और 2 लोग भी हैं। अब से हम चारों साथ में ट्रेनिंग करेंगे। हम देखते हैं कि झाओ वेन गेम में उस मॉन्स्टर को मार देता है। वो उस एंट मॉन्स्टर के क्रिस्टल को उठाता है, पर तभी कुछ और एंट मॉन्स्टर उस पर हमला कर देती हैं और उसे मार देती हैं। झाओ वेन गेम कट करता है, खड़ा होता है और कहता है, मैं घर जाकर अपने स्टैट्स चेक करूंगा। तभी एक एनर्जी झाओ वैन के शरीर में एंटर करती है। उस एनर्जी के शरीर में घुसते ही उसे बहुत दर्द होता है। वो सोचता है, क्या ये सब उस क्रिस्टल की वजह से हो रहा है, और न जाने मुझे उस क्रिस्टल से कौन सी स्किल मिली होगी। वो अपने फोन पर अपने ब्लड की एक ड्रॉप गिराता है और अपने स्टैट्स देखता है। वो ये देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे लेवल 7 की डिवाइन स्किल मिली होती है। हम झाओ वैन, फांग रॉक्सी और उनके 2 टीममेट्स को देखते हैं, जो झाओ वैन को देखकर हैरान होते हैं। उनमें से एक लड़का बोलता है कि वह जानता है कि झाओ वैन कितना स्ट्रांग है, पर उसने पिछले 1 महीने से कोई भी ट्रेनिंग नहीं की है। अब उसके लिए अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा। उसका दूसरा टीममेट कहता है कि उनका गोल एग्जाम में टॉप करने का है, और शायद झाओ वैन इसके लिए सही नहीं होगा। वह यह भी सुझाता है कि क्यों ना वे अपने एक दोस्त को टीम में शामिल करने के लिए बुलाएं। झाओ वैन सोचता है कि वह जानता है कि कॉलेज एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है, और इसी के आधार पर उन्हें कॉलेज मिलेगा। वह बताता है कि वह समझता है कि टीममेट्स की स्ट्रेंथ उनके स्कोर पर कितना असर डाल सकती है, और उनके लिए ऐसा सोचना बिल्कुल सही है। इसमें कुछ गलत नहीं है। फांग रॉक्सी अपने टीममेट्स को बताती है कि अगर वे किसी और को टीम में बुलाते हैं, तो शायद यह एक अच्छी चॉइस हो सकती है। लेकिन वह अभी भी मानती है कि झाओ वैन उनकी टीम के लिए बेस्ट चॉइस है। दूसरा टीममेट इस पर सहमत होने को तैयार हो जाता है, लेकिन वह झाओ वैन का टेस्ट लेना चाहता है। वह बताता है कि इस तरह वे ये जान सकेंगे कि झाओ वैन उनकी टीम के लिए सही है या नहीं। फांग रॉक्सी उससे पूछती है कि वह इसे टेस्ट कैसे करेगा। दूसरा टीममेट बताता है कि वह इस टीम में सबसे कमजोर है, और अगर झाओ वैन उसे हरा देगा, तो वह उसे टीम में एक्सेप्ट कर लेगा। इस पर पहला टीममेट कहता है कि फिजिकल बैटल रिस्की हो सकती है, और अगर कोई घायल हो गया, तो यह उनके लिए बुरा होगा। दूसरा टीममेट बताता है कि स्कूल के पास टेस्टिंग डिवाइस है, लेकिन इसमें कोई मजा नहीं है। वह चाहता है कि झाओ वैन उससे लड़ाई करे। फिर वह झाओ वैन से पूछता है कि वह इसके बारे में क्या सोचता है। झाओ वैन जवाब देता है कि शायद टेस्टिंग डिवाइस का इस्तेमाल करना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि वह नहीं चाहता कि एक ही पंच में वह अपने टीममेट को जान से मार दे। हम टेस्टिंग रूम का सीन देखते हैं। झाओ वैन का टीममेट उससे पूछता है कि कौन पहले अपना टेस्ट देगा। इस पर झाओ वैन कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन पहले जा रहा है। यह सुनकर उसका टीममेट पहले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह मशीन पर पंच करता है और उसे 7 का स्कोर मिलता है। झाओ वैन सोचता है कि गेम में उसकी जो स्ट्रेंथ बताई गई है और टेस्टर पर जो स्ट्रेंथ शो होती है, उनमें थोड़ा ही फर्क है। फिर वह अपनी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। टीचर जो क्लास के बाहर से गुजर रहे होते हैं, सोचते हैं कि इस वक्त टेस्टिंग रूम को कौन इस्तेमाल कर रहा है। वे दरवाजे से अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि यह झाओ वैन और उसकी टीम है। झाओ वैन अपने स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए मशीन पर पंच मारता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं कि उसका स्कोर 10 आता है। ये देखकर टीचर भी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या वह पिछले महीने सिर्फ सो नहीं रहा था, या शायद रात भर ट्रेनिंग करता था और क्लास में आकर सो जाता था। फांग रॉक्सी यह देखकर कहती है कि उसने फोर्स को एक्सर्ट करने का सबसे कठिन मूव किया, फिर भी उसका स्कोर 10 आया। उसका टीममेट यह देखकर गुस्सा हो जाता है और बताता है कि जाओ वैन पास हो गया है, लेकिन उसे यह ना सोचना चाहिए कि वह उससे फिर से जीत जाएगा। फिर वह उसे साइड में धक्का देता है और इस बार अपने थंडर फिस्ट का इस्तेमाल करके मशीन पर एक पंच मारता है। इस बार उसका स्कोर 11 आता है। वह जाओ वैन से पूछता है कि उसे यह कैसा लगा। इस पर जाओ वैन उसे वेरी गुड कहता है। इसके बाद जाओ वैन कुछ सोचने लगता है। उसका टीममेट उससे पूछता है कि वह क्या सोच रहा है। वह कहता है कि उसे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह हार गया है। झाओ वैन पूछता है कि अगर वह इस मशीन को तोड़ देता है, तो क्या स्कूल उसे इसके पैसे भरने के लिए कहेगा। इस पर उसका टीममेट कहता है कि अगर वह इस मशीन को तोड़ता है, तो वह इसके पैसे भर देगा। झाओ वैन पंच मारने के लिए तैयार होता है और अपनी स्किल को एक्टिवेट कर देता है। उसका टीममेट सोचता है कि झाओ वैन खुद को बहुत ताकतवर समझता है। मशीन की लिमिट 20 है
और यहाँ बहुत कम बच्चे हैं जो मैक्स पर पहुंच पाए हैं, तो इसे तोड़ना तो दूर की बात है। झाओ वैन मशीन पर पंच करता है। उसके पंच से मशीन ही टूट जाती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। टीचर सोचते हैं कि इस मशीन की लिमिट 20 थी। अगर कोई इसे तोड़ना चाहता तो उसे कम से कम रैंक 8 या 9 की एसेंस एनर्जी स्किल चाहिए होगी। फिर उन्हें प्रिंसिपल की बात याद आती है, जब उन्होंने बताया था कि झाओ वैन एक जीनियस है। झाओ वैन अपने टीममेट से कहता है कि उसने कहा था कि अगर वह इसे तोड़ता है तो पैसे वहीं भरेगा। इस पर उसका टीममेट कहता है कि उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह इस मशीन के पूरे पैसे भर देगा। वैसे भी वे बहुत लंबे समय से क्लासमेट्स हैं और अब तो एक ही टीम में हैं। फैंग रुक्सी सोचती है कि उसने झाओ वेन के बारे में जो सोचा था वह उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हम झाओ वैन को एक स्ट्रीट पर जाते हुए देखते हैं। वह सोचता है कि लीजेंडरी लेवल के लोग मॉर्टल लेवल के लोगों पर हमला नहीं करते, लेकिन आहजिंग ने उसे चैलेंज किया, जो सिर्फ एक मॉर्टल लेवल का स्टूडेंट है। वह सोचता है कि वह आज तक कभी गाइडी सिटी से बाहर नहीं गया, तो उसने कब उसे ऑफेंड कर दिया। तभी उसे किसी का फोन आता है। वो कॉल उठाता है। उसके पापा उससे पूछते हैं, क्या तुम मेरी शादी में आना चाहोगे? झाओ वैन उनसे पूछता है, आप शादी करने वाले हैं? और किसके साथ? वह उनसे लड़की की फोटो भेजने को कहता है। झाओ वैन के पापा उसे उसकी नई मां की फोटो भेजते हैं और बताते हैं कि उनका नाम ऊ यांगलान है। झाओ वैन अपने पापा से पूछता है, आप कब और कहां शादी कर रहे हैं? उसके पापा बताते हैं, हम 1 हफ्ते बाद शादी करेंगे। झाओ वैन कहता है, अगले हफ्ते मेरा एग्जाम है तो मैं नहीं आ सकता। फिर वह पूछता है, क्या आपको पता है कि घर में एक बिस्किट बॉक्स रखा था और वह कहां से आया था? उसके पापा बताते हैं, जब तुम छोटे बच्चे थे तब तुम वह बिस्किट खाते थे, लेकिन अब वह कंपनी बंद हो गई है, इसलिए उसे खरीद नहीं सकते। पर तुम उससे क्यों पूछ रहे हो? झाओ वैन बताता है, उस बॉक्स में एक फोन मिला था। क्या वह फोन आपने रखा था? उसके पापा पूछते हैं, क्या वह फोन सफेद रंग का है और उसमें कोई बटन नहीं है? झाओ वैन कहता है, हाँ वही फोन। उसके पापा बताते हैं, वह तुम्हारे दादा का फोन है। अगर तुमने नहीं बताया होता तो मैं इसे भूल ही जाता। झाओ वैन हैरान हो जाता है। वह सोचता है, क्या यह मेरे ग्रैंडफादर का फोन है? और पूछता है, आपको यह फोन कहाँ से मिला? उसके पापा बताते हैं, तुम्हारे ग्रैंडफादर एक कारपेंटर थे। उन्होंने गाइडी सिटी में 1 साल तक काम किया। एक रात उन्हें एक कुएं से रोशनी आती दिखी। उस समय आधी रात थी और कुछ ही वर्कर काम कर रहे थे। उन्होंने उस खजाने को कुएं से बाहर निकाला। वह एक पुराना और टूटा हुआ बॉक्स था। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें एक फोन था। उन्होंने उसे चालू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह चालू नहीं हुआ। आखिर में उन्होंने उस फोन को अपनी टूलकिट में रख दिया। मैंने भी उसे खोलने की कोशिश की थी, लेकिन वह कभी नहीं खुला। फिर वो बताते हैं कि एक बार वो उस मोबाइल को बेचने भी चले गए थे, पर किसी ने भी उस मोबाइल को नहीं खरीदा। झाओ वैन सोचता है कि शुक्र है कि उन्होंने उस मोबाइल को नहीं बेचा। अगर वो इस मोबाइल के बारे में जानते तो कभी भी ऐसा करने के बारे में नहीं सोचते। झाओ वैन के पापा उसे बताते हैं कि उन्हें कुछ काम है और यह उस पर है कि वो उनकी शादी में आएगा या नहीं। झाओ वैन फोन को देखता है और सोचता है कि यह फोन गीडी सिटी से आया है और उसका टेस्ट वहीं होने वाला है। वह कोशिश करेगा कि इसके बारे में और पता कर सके। फिर हम झाओ वैन और उसके टीममेट को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। कुछ दिन बाद हम स्कूल को देखते हैं। कुछ बच्चे दौड़ते हुए कहीं जा रहे होते हैं, पर तभी एक लड़का किसी से टकरा जाता है। उसका दोस्त उसे उठाता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो उन्हें सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम झाओ वैन के एक टीममेट को देखते हैं, जो झाओ वैन से माफी मांगता है और उसे बताता है कि उसके एक दोस्त ने उसे अपनी टीम में इनवाइट किया है और अब वह उनकी टीम को ज्वाइन नहीं कर सकता। झाओ वैन सोचता है कि अब जब उनका एक टीममेट उनकी टीम को छोड़कर चला गया है, तो उनके लिए नया टीममेट ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर झाओ वैन लीजी से पूछता है कि क्या वो जानता है कि लाओथियन ने उनकी टीम को छोड़ दिया है। तभी लीजी झाओ वैन से माफी मांगता है कि वो भी उनकी टीम को छोड़ रहा है और उससे इसका कारण पूछने से मना करता है। फिर वो फैंग रुक्सी से मिलता है। फैंग रुक्सी उससे माफी मांगती है और कुछ बोलने वाली होती है, पर तभी झाओ वैन उसे रोक देता है और बताता है कि उसे सब पता है और ये सब ठीक है। फिर वह फैंग रुक्सी के सिर पर हाथ रखता है और उसे कहता है कि जल्दी ही किसी टीम को ज्वाइन करे और अच्छा स्कोर लाए। झाओ वैन वहां से चला जाता है। फिर हम उसे कहीं जाते हुए देखते हैं, पर तभी टीचर यू उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं।
टीचर उसे बताते हैं कि ओवरसियर एक टाइटल है और उसका असली नाम अंतियनजुओ है। वह उससे पूछते हैं कि क्या वह सच में उसे नहीं जानता। इस पर झाओ वैन बताता है कि वो सच में उसे नहीं जानता। टीचर यू ये सुनकर हैरान होते हैं और सोचते हैं कि अगर झाओ वैन उसे नहीं जानता तो वह उसके पीछे क्यों पड़ा है। फिर झाओ वैन टीचर से पूछता है कि अंतियनजुओ कौन है। टीचर उसे बताते हैं कि वह एक बड़ी फैमिली से आता है और जब वह 20 साल का था तब वह एक हाई पोजीशन पर पहुंच गया था। वह यह भी बताते हैं कि वह ईस्ट एरिया का एक हाई ऑफिशियल है। फिर टीचर उसे जल्दी किसी टीम को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि परसों टीम को रजिस्टर करने की लास्ट डेट है। अगर वह किसी टीम को ज्वाइन नहीं करता तो वह एग्जाम नहीं दे पाएगा। फिर टीचर उसे एक स्टूडेंट के बारे में बताते हैं और उसे संपर्क करने के लिए कहते हैं। इसके बाद जाओ वैन टीचर को थैंक यू बोलकर वहां से बाहर आ जाता है। वह अपने पापा को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि क्या वे किसी अंतियनजुओ को जानते हैं। इस पर उसके पापा उससे पूछते हैं कि वह उसे कैसे जानता है और बताते हैं कि वह उसका बड़ा भाई है। यह सुनकर झाओ वैन हैरान हो जाता है और अपने पापा से पूछता है, क्या मेरा बड़ा भाई? उसके पापा बताते हैं कि तियनजुओ शाओलन का बेटा है। उनकी शादी के बाद वह उसका बड़ा भाई होगा। साथ ही वह यह भी बताते हैं कि उसकी एक बहन भी है जिसका नाम अंजिंग है। झाओ वैन अपने पापा से पूछता है, क्या आप सच बोल रहे हैं? फिर उनसे पूछता है, आपका और तियनजुओ का रिश्ता कैसा है? इस पर उसके पापा बताते हैं, वो मेरी बहुत इज्जत करता है। झाओ वैन सोचता है, अगर ऐसा है तो वो मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहा है? क्या ऐसा तो नहीं कि पापा उसे पसंद नहीं करते और चाहते हैं कि वो मेरी मॉम से शादी ना करे? फिर घर जाते हुए वह अपने भाई और बहन के बारे में सोचता है। वह सोचता है, एक ने मुझे एक पंच में हरा दिया और दूसरे ने मेरी टीम को डिसबैंड कर दिया। फिर वह कहता है, मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं। अगर मैं एक एपिक रैंक का एक्सपर्ट होता तो कोई भी मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश नहीं करता। हम झाओ वैन को उसके घर पर देखते हैं। वह उसी गेम को खेल रहा होता है और बताता है, जब से मुझे वह सिल्क क्रिस्टल मिला है तब से मुझे कोई और क्रिस्टल नहीं मिला। फिर वह अपनी किस्मत को कोसता है। तभी उसे एक क्रिस्टल मिलता है। वह खुश होकर कहता है, आखिरकार मुझे एक क्रिस्टल मिल ही गया। वह उस क्रिस्टल के पास जाता है और देखता है कि वह एक कंपेनियन एग है। फिर वह बताता है, यह बहुत रेयर है कि किसी मोर्टल स्टेज के पर्सन के पास कंपेनियन एग हो। आमतौर पर यह केवल लेजेंडरी स्टेज या उससे ऊपर के लोगों के पास होता है। तभी वह एग क्रैक हो जाता है और एक एनर्जी जाओ वैन के शरीर में प्रवेश करती है। उस एनर्जी के शरीर में जाते ही उसे बहुत दर्द होता है। थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन वह बताता है, मेरा सिर अभी भी दर्द कर रहा है। वह अपने हाथ को देखता है और सोचता है, ये क्या है? क्या वह एक सक्सेसफुली हैच हो गया है? हम उसके नए पेट के स्टैट्स को देखते हैं। फिर जाओ वैन अपने पेट को समन करने के बारे में सोचता है। वह अपने बिस्तर से उठता है, एक हॉल में जाता है और अपनी समनिंग शुरू करता है। समनिंग शुरू करते ही उसके हाथ में एक ग्लव आ जाता है। फिर वह समनिंग जारी रखता है। हम उसके पेट को देखते हैं। झाओ वैन उसे देखकर सोचता है, यह इतना डरावना क्यों है? गेम में तो यह बहुत क्यूट लगता था। फिर वह उसे राइड करने के बारे में सोचता है। हम अगले दिन का सीन देखते हैं। टीचर झाओ वैन को ली शुएन के बारे में बताते हैं कि वह कोई बुरा व्यक्ति नहीं है और अगर वह उसे कुछ कहता है तो उसे दिल पर ना ले। झाओ वैन टीचर को चिंता न करने के लिए कहता है और बताता है कि वह जानता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। हम उन दोनों को ली शुएन के घर के सामने देखते हैं। टीचर एक लेडी से कहते हैं कि वह यहाँ लाइव फैमिली के यंग मास्टर से मिलने आए हैं। वह लेडी उन्हें उनके पीछे आने के लिए कहती है। हम ली शुएन को देखते हैं। वह टीचर को देखता है और उन्हें उसके साथ बैठकर पीने के लिए कहता है, लेकिन टीचर मना कर देते हैं और बताते हैं कि उन्हें अभी वापस जाकर क्लास भी लेनी है। फिर टीचर ली शुआन को झाओ वैन से मिलाते हैं और बताते हैं कि यह वही स्टूडेंट है जिसकी वह बात कर रहे थे। यह उसकी फिजिकल टेस्ट में बहुत मदद कर सकता है। ली शुआन टीचर को चिंता करने से मना करता है और कहता है कि उनके लिए अच्छा स्कोर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर टीचर कहते हैं कि अगर ऐसा है तो वह वापस स्कूल जा रहे हैं और वह और जाओ वैन आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। फिर वे जाओ वैन को बताते हैं कि वह रजिस्ट्रेशन के मामले को देख लेंगे और उसे बताते हैं कि अब कुछ दिन यहीं रहना होगा ताकि वह फिजिकल टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सके। इस पर जाओ वैन टीचर को एक बार और धन्यवाद देता है और कहता है कि वह अपना बेस्ट देगा। हम ली शुएन को देखते हैं जो झाओ वैन से कहता है कि उसने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। इस पर झाओ वैन बताता है कि ये सब अफवाहें हैं और उन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है।
ली शुआन कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी जगह पर उसके जैसा जीनियस भी होगा। फिर वह बताता है कि अगर वह सच में जीनियस होता तो अंजिंग उसे एक पंच में नहीं हरा पाती। फिर ली शुआन कहता है कि वह ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा न सोचे और बस उसे फॉलो करे। इस पर झाओ वैन तुरंत मान जाता है। फिर ली शुआन झाओ वैन से पूछता है कि क्या वह पिता है, और अगर वह पिता है तो कोई भी ड्रिंक पी सकता है और किसी भी लड़की को पसंद कर सकता है। झाओ वैन उसे धन्यवाद देकर बताता है कि वह पिता नहीं है। ली शुआन झाओ वैन को देखता है और सोचता है कि टीचर ने उसके लिए उससे भीख मांगी, लेकिन उसे लगता है कि यह उसके लायक नहीं था। फिर वह एक लड़की के कान में कुछ कहता है, जिस पर वह लड़की मान जाती है। वह लड़की झाओ वैन के करीब जाती है और पूछती है कि वह कौन सी गेम खेल रहा है और क्या वह गेम इतनी अच्छी है। इस पर झाओ वैन हाँ में जवाब देता है। लड़की फिर पूछती है कि क्या वह गेम उससे ज्यादा मजेदार है। झाओ वैन उसे नजरअंदाज कर देता है। यह देखकर वह लड़की झाओ वैन का सिर पकड़कर कहती है कि वह उससे बात कर रही है, लेकिन झाओ वैन का ध्यान अभी भी गेम पर ही होता है। वह देखता है कि वह मरने वाला है, इसलिए वह लड़की को धक्का देकर गेम पर फोकस करता है। यह देखकर लड़की नाराज हो जाती है। ली शुआन और उसके साथ वाली लड़की ये देखकर हंसने लगते हैं। हम देखते हैं कि झाओ वेन गेम में हार जाता है, जिससे वह उदास हो जाता है। ये सब देखकर ली शुआन सोचता है कि झाओ वेन काफी इंटरेस्टिंग है और वह उसके बारे में और जानना चाहता है। हम रात का सीन देखते हैं। ली शुआन अपने रूम में सो रहा होता है, पर तभी वह जाग जाता है। हम झाओ वेन को देखते हैं। वह अभी भी गेम ही खेल रहा होता है और हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर उसे मार देता है। वह निराश होता है और बताता है कि उसने पूरी रात जाग कर उस मॉन्स्टर को चैलेंज किया, पर फिर भी वह उसे हरा नहीं सका। वह बताता है कि सिल्वर विंग्ड फ्लाइंग एंड बहुत ताकतवर है। वह अभी भी लेजेंडरी रैंक पर नहीं पहुंचा है। वह उसे आसानी से हरा सकता, पर समस्या यह है कि वह उसे हिट नहीं कर पा रहा है। वह बताता है कि उसका डिवाइन विगर फिस्ट बहुत ज्यादा डैमेज देता है, पर उसे डिलीवर करने में बहुत समय लगता है। साथ ही वह यह भी बताता है कि वह उसे हिट तभी कर पाता है जब वह अपने इंच फिस्ट का उपयोग करता है। फिर वह सोचता है कि क्या यह मुमकिन है कि वह अपने दोनों फिस्ट को मिलाकर एक नया फिस्ट इजाद कर सके। फिर वह खड़ा हो जाता है और इसकी प्रैक्टिस करने लगता है। उसे ऐसा करते हुए ली शुआन देख लेता है और सोचता है कि वह इतनी रात में क्या कर रहा है, पर वह यह देखकर निराश हो जाता है कि वह सिर्फ इंच फिस्ट की प्रैक्टिस कर रहा है। फिर वह वहां से चला जाता है और कहता है कि उसे लगा वह कुछ खास कर रहा होगा, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है। अब वह फिर से सोने जा रहा है। हम एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन को देखते हैं। सभी बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं। एग्जाम देने के बाद हम एक बस को देखते हैं जो उन बच्चों को प्रैक्टिकल एग्जाम वाली लोकेशन पर ले जा रही होती है। जाओ वेन बस से बाहर देखता है और बताता है कि ये गाइडी एंशिएंट टाउन है। वह कहता है कि इस टाउन में कुछ साल पहले एक डायमेंशनल स्टॉर्म ओपन हुआ था। तब से ये एरिया एक डायमेंशनल जोन बन गया है। फिर जाओ वैन बताता है कि बिना एंट्री पास के कोई भी इस प्राचीन सिटी में नहीं जा सकता। फिर हम एक गेट देखते हैं और झाओ वैन कहता है कि उनका एग्जाम यहीं होने वाला है। हम देखते हैं कि जिस बस में झाओ वैन आया होता है वह बस सिटी में एंटर हो जाती है। हम झाओ वैन को देखते हैं जो सोचता है कि ली शुआन और उसके बाकी के टीममेट अभी तक नहीं आए हैं और बताता है कि वह उनका यहीं पर इंतजार करेगा। फिर झाओ वैन एक गेट को देखता है और तभी उसे उस गेट पर एक हैंड का साइन दिखता है। वह उसे देखता है और सोचता है कि उस साइन का क्या मतलब है। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट होता है। वह अपने फोन को देखता है और सोचता है कि शायद उसके पापा उसे कॉल कर रहे हैं, पर वह देखता है कि यह वही मिस्टीरियस फोन है। फिर वह सोचता है कि न इस फोन में कोई बटन है और न ही इसमें कोई कॉलिंग फंक्शन, पर फिर भी यह फोन वाइब्रेट कैसे हुआ। वह यह देखकर हैरान हो जाता है जब वह देखता है कि अब उस फोन में कैमरा ऐप भी है। फिर वह सोचता है कि उसे नहीं पता कि उसे उससे क्या करना है और सोचता है कि क्या यह फोन उसे एक सेल्फी लेने के लिए कह रहा है। वह फोन को इधर उधर घुमाता है, पर कोई भी फोटो नहीं खींच पाता। तभी वह देखता है कि उस फोन ने उस हैंड साइन को स्कैन कर लिया है और उसके फोन में नई लोडिंग शुरू हो जाती है। यह देखकर झाओ वैन हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या यह वही चीज हो सकती है। हम देखते हैं कि उसके मोबाइल पर अब एक नई गेम लोड हो गई है। वह सोचता है कि वह अभी फ्री है और क्यों ना इस गेम को एक बार ट्राई करके देख ले। वह मोबाइल पर अपना ब्लड गिराता है और उसका कैरेक्टर बनना शुरू हो जाता है। हम उसे देखते हैं जो गेम में एंटर हो जाता है। यह देखकर वह हैरान हो जाता है और बताता है कि यह एंशिएंट सिटी का इनर पार्ट है। फिर हम एक स्केलेटन मॉन्स्टर को देखते हैं
जो झाओ वैन पर हमला कर देता है। झाओ वैन उसके हमले से बचता है और बोलता है, ये मेरा पहली बार है जब मैं उस टाइप के मॉन्स्टर से मिला हूं। वह बताता है कि उस मॉन्स्टर की स्पीड और स्ट्रेंथ उतनी भी ज्यादा नहीं है और कहता है, मैं उसे आसानी से मार सकता हूं। ये उन एंट को मारने से ज्यादा आसान है। फिर वह उस मॉन्स्टर को मार देता है और मॉन्स्टर से एक क्रिस्टल पाता है। वह क्रिस्टल को उठाकर देखता है और समझता है कि यह एक स्किल क्रिस्टल है। वह क्रिस्टल को अब्जॉर्ब कर लेता है, पर जब वह उसे अब्जॉर्ब करता है तो उसे पता चलता है कि इस बार उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, जबकि पिछली बार उसे बहुत ज्यादा दर्द हुआ था। इसके बाद वह अपनी स्किल को देखता है, जो स्केलेटन पाम होती है। उसे याद आता है कि स्केलेटन मॉन्स्टर के पास केवल एक ही स्किल होती है और वह है स्केलेटन पाम। वह बताता है, बेसिकली यह एक रैंक 1 स्किल है। फिर वह गेम को कंटिन्यू करता है और तय करता है कि वह गेम में और अंदर जाएगा और अपनी नई स्किल को टेस्ट करेगा। वह अपने पेट को सम्मन करता है और उसके ऊपर बैठकर मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल पड़ता है। हम झाओ वैन को देखते हैं, जिसने अब तक काफी मॉन्स्टर मार दिए हैं, लेकिन वह फिर भी दुखी होता है क्योंकि इतने ज्यादा मॉन्स्टर मारने के बावजूद उसे कोई और क्रिस्टल नहीं मिला। तभी वह कुछ स्केलेटन को देखता है और एक पावरफुल मॉन्स्टर सामने आता है। वह मॉन्स्टर अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है और अचानक झाओ वैन के पास पहुंच जाता है। यह देखकर झाओ वैन हैरान हो जाता है और कहता है, यह बहुत तेज है। इससे पहले कि वह कुछ कर सके, मॉन्स्टर झाओ वैन को मार देता है। इसके बाद वह सिटी गेट को देखता है और कुछ सोचने लगता है। तभी कोई उसे आवाज देता है। वह मुड़कर देखता है और पाता है कि वह अंजिंग है और अंजिंग उसे देख रही होती है। हम अंजिंग को देखते हैं, जो झाओ वैन के पास आती है और उसे एक पेन ड्राइव देती है। वह बताती है कि उसे यह उसके पापा ने देने के लिए कहा है। इस पर झाओ वैन सोचता है, क्या यह सच में उसके पापा ने दिया है? एंजिंग उसे बताती है कि उसे लगता है उसके पापा सिर्फ उस पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यह कहकर वह वहां से जाने लगती है, पर तभी वह उसकी ओर मुड़कर देखती है और कहती है, किसी को भी यह मत बताना कि मैं इन फैमिली से हूं। वह आगे कहती है, इन फैमिली में कोई भी मेरे जितना कमजोर नहीं है। झाओ वैन उसे देखता है और सोचता है, मैं कब इन फैमिली का मेंबर बन गया? फिर वह कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। तभी झाओ वैन को किसी की आवाज सुनाई देती है। वह मुड़कर देखता है और पाता है कि वह ली शुआन और उसके टीममेट्स हैं। फिर ली शुआन उन सभी को एक दूसरे से मिलवाता है और झाओ वैन से कहता है, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस मुझे फॉलो करो और हम ये एग्जाम पास कर लेंगे। इस पर उनका एक टीममेट कहता है, हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ग्वीडी सिटी में ज्यादा टैलेंटेड लोग नहीं हैं। उन्हें हराने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। इस पर दूसरा टीममेट कहता है, हम अपना बेस्ट देंगे और कोई भी समस्या नहीं आने देंगे। झाओ वैन ये सुनकर सोचता है, मुझे पहले ही पता था कि ली शुआन हमें खुद से इंट्रोड्यूस नहीं कराएगा, क्योंकि वह हमें एक टूल की तरह देखता है। तभी एक एग्जामिनर सभी को बताता है कि एग्जाम शुरू होने वाला है। वह सभी से कहता है कि अपनी टीम के साथ एग्जामिनर के सामने आ जाएं। हम फैंग रुक्सी को देखते हैं, जो अपनी टीम के साथ एग्जाम देने जा रही होती है। वह झाओ वैन को देख लेती है और झाओ वैन भी उसे देखता है। झाओ वैन उसे एग्जाम के लिए गुड लक बोलता है। फिर हम एक पोर्टल देखते हैं और एक टीचर सभी को समझाता है कि उन्हें अंदर जाकर स्केलेटन मॉन्स्टर्स को मारना है और उनके क्रिस्टल इकट्ठा करने हैं। इन्हीं क्रिस्टल के आधार पर उन्हें मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद एग्जाम शुरू कर दिया जाता है। झाओ वैन और उसकी बाकी टीम पोर्टल से अंदर चली जाती है। हम झाओ वैन के टीममेट्स को देखते हैं, जो सभी मॉन्स्टर्स को बड़ी ही आसानी से मार रहे होते हैं। ये सब देखकर वह सोचता है कि उसे सच में कुछ करने की जरूरत नहीं है और उसके टीममेट्स ही सब कुछ संभाल लेंगे। फिर वह अपने मोबाइल को बाहर निकालता है और गेम खेलना शुरू कर देता है। ली शुआन उसे देखता है और सोचता है कि क्या वह सच में अभी भी गेम खेल रहा है। वह यह भी सोचता है कि क्या उसके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है या नहीं। हम जाओ वैन को देखते हैं, जो कुछ देखकर हैरान हो जाता है। वह बताता है कि सिर्फ यह सिटी ही नहीं, बल्कि इस सिटी की बिल्डिंग्स का डिजाइन भी गेम से मैच कर रहा है। फिर वह सोचता है कि क्या यह गेम उसे डंजन का रियलिस्टिक ब्लूप्रिंट दे रहा है। तभी उसे याद आता है कि इस डंजन में एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है, जो शायद उनका जनरल है। फिर वह गेम के मैप को देखता है और पाता है कि वे अभी भी उस जगह से बहुत दूर हैं। वह सोचता है कि अगर वे एग्जाम एरिया को नहीं छोड़ते हैं, तो वे उस मॉन्स्टर से नहीं मिलेंगे। हम उन्हें आपस में कुछ बातें करते हुए देखते हैं। उनका एक टीममेट उन्हें बताता है कि वे डंजन की ओर अंदर जा रहे हैं।
वह कहता है कि उस एरिया के सारे मॉन्स्टर्स मर गए हैं और उनके स्पॉन रेट भी बहुत स्लो हैं। अगर उन्हें हाई स्कोर करना है तो उन्हें और मॉन्स्टर्स मारने होंगे। इस पर झाओ वैन उन्हें ऐसा करने से मना करता है और बताता है कि अगर वे एग्जाम एरिया को छोड़ते हैं तो शायद वे खतरे में पड़ सकते हैं। उसकी बात पर उसका एक टीममेट कहता है कि अगर उसे डर लग रहा है तो वह वहीं रुक सकता है। वह लड़का ली शुआन से कहता है कि अब यहाँ के सभी मॉन्स्टर्स मारे जा चुके हैं और अगर उन्हें फर्स्ट प्लेस चाहिए तो उन्हें और मॉन्स्टर्स मारने होंगे। ली शुआन उस लड़के की बात मान लेता है और झाओ वैन से कहता है कि अगर कोई समस्या आती है तो वे दोनों सब संभाल लेंगे। पर हम झाओ वैन को देखते हैं जो यह सोच रहा होता है कि वह उन्हें यह भी नहीं बता सकता कि एक स्ट्रांग मॉन्स्टर उनका आगे इंतजार कर रहा है। फिर वह अपने मोबाइल को पकड़ता है और सोचता है कि अब वह सिर्फ उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश ही कर सकता है। इसके बाद वह उनके पीछे चला जाता है ताकि अगर कुछ गलत हो तो वह ली शुआन को लेकर वहां से निकल सके। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम झाओ वैन के टीममेट्स को मॉन्स्टर को लगातार मारते हुए देखते हैं। झाओ वैन अभी भी गेम खेल रहा है लेकिन एक भी बार उस मॉन्स्टर को नहीं मार पाता और बार बार हार जाता है। वह सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मॉन्स्टर हमें जल्द ही खत्म कर देगा। वह बताता है कि मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ सिल्वर विड फ्लाइंग एंड से ज्यादा है। तभी उसे याद आता है कि यह मॉन्स्टर ज्यादा देर तक अपनी स्पीड मेंटेन नहीं कर पाता और केवल शॉर्ट टाइम के लिए ही अपनी स्पीड बढ़ा सकता है। वह सोचता है अगर मैं अभी इससे लड़ने गया तो शायद हम सब मारे जाएंगे। फिर हम झाओ वैन के एक टीममेट को देखते हैं जो ली शुआन को एक क्रिस्टल देता है जिससे ली शुआन खुश हो जाता है। तभी झाओ वैन ली शुआन से कहता है हमने काफी क्रिस्टल इकट्ठा कर लिए हैं, मुझे लगता है अब हमें वापस जाना चाहिए। इस पर उसका टीममेट नाराज होकर कहता है अभी हमारे पास बहुत समय है और वैसे भी तुम कुछ कर तो रहे नहीं हो। ली शुआन अपने फोन पर कुछ चेक करता है और बताता है यहाँ कोई भी लेजेंडरी लेवल का मॉन्स्टर नहीं है, हम और अंदर जा सकते हैं। लेकिन तभी जाओ वैन ली शुआन का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है क्या तुमने कभी सिक्स्थ सेंस के बारे में सुना है? वह बताता है जब मैं छोटा था तो मुझे कुछ गलत होने से पहले एक अजीब सी फीलिंग होती थी। हर बार मेरी फीलिंग सही साबित हुई है। इस बार भी मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग हो रही है कि कुछ गलत होने वाला है। इस पर उसका टीममेट इसे एक बहाना मानता है और कहता है अगर तुम्हें डर लग रहा है तो साफ साफ बताओ। फिर वह झाओ वैन से कहता है लिशॉन हमें यहाँ लेकर आया है, अगर हम फर्स्ट प्लेस नहीं ला सके तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे? झाओ वैन कहता है तुम गलत समझ रहे हो, मेरा मतलब यह नहीं था। वो बताता है गीर सिटी कोई छोटी जगह नहीं है, ये बहुत खतरनाक है, मैं नहीं चाहता कि हम किसी अनजान जगह पर मारे जाएं। ली शुआन सोचता है जो कुछ झाओ वैन ने अभी कहा उस पर भरोसा किया जा सकता है। तभी हम एक आदमी को डैगर के साथ देखते हैं। वह आदमी ली शुआन पर हमला कर देता है और उसे चाकू मार देता है। उसके एक टीममेट उसका नाम लेकर चिल्लाता है और जांग हाओ से पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन जांग हाओ उस पर भी हमला कर देता है। फिर जांग हाओ कहता है मेरे और ली शुआन के बीच में मत आओ। ली शुआन कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। फिर वह जांग हाओ से पूछता है क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें यह करने को कहा था? जांग हाओ जवाब देता है तुम बहुत समझदार हो। जांग हाओ ली शुआन से कहता है कि एक ही फैमिली के दो लीडर नहीं हो सकते और अगर वो किसी को दोष देना चाहता है तो खुद को दोष दे। यह कहकर वह ली शुआन पर हमला कर देता है पर ली शुआन उसके हमले को डॉज कर लेता है। फिर जांग हाओ अपनी स्किल एक्टिवेट कर लेता है। यह देखकर झाओ वैन और उसका दूसरा टीममेट हैरान हो जाते हैं। तभी जांग हाओ ली शुआन पर फिर से हमला करता है पर ली शुआन उसके हमले को एक हाथ से रोक लेता है। वह अपनी स्किल एक्टिवेट करके जांग पर हमला करता है। इस हमले से जांग पीछे जाकर गिरता है। जांग ली शुआन से कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि ली शुआन के पास भी एक लीजेंडरी बीस्ट होगा। फिर ली शुआन उसके पास आता है लेकिन जांग हाओ यह देखकर वहां से भागने लगता है। ली शुआन भी उसका पीछा करता है पर झाओ वैन उसे ऐसा करने से मना करता है। ली शुआन उसकी बात नहीं सुनता और उसके पीछे चला जाता है। यह देखकर झाओ वैन वहीं रुक जाता है। तभी उसका टीममेट उसे ली शुआन की मदद करने के लिए कहता है और उनके पीछे जाने का सुझाव देता है। यह सुनकर झाओ वैन उसे पहले जाने के लिए कहता है। उसका टीममेट उसे एक कायर कहता है और याद दिलाता है कि ली शुआन ने उसकी मदद की थी पर अब वह उसकी मदद नहीं कर रहा। यह सुनकर झाओ वैन सोचता है कि अगर वह भी उनके पीछे गया तो भी वह उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाएगा। फिर वह अपना मोबाइल ऑन करता है
और उस मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करता है, पर उसे हरा नहीं पाता। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह सोचता है, क्या वे लोग उस मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं? फिर वह सोचता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है और वह भी उनके पीछे चला जाता है। जब वह वहां पहुंचता है, तो देखता है कि ली शुआन उस मॉन्स्टर से लड़ रहा है। वह मॉन्स्टर को देखकर सोचता है, यह मॉन्स्टर कितना अलग है गेम के मॉन्स्टर से। तभी वह देखता है कि मॉन्स्टर जांग हाओ पर हमला नहीं कर रहा और सोचता है, क्या यह सब उसके आर्मर की वजह से है? ली शुआन और मॉन्स्टर की लड़ाई चलती रहती है। मॉन्स्टर ली शुआन पर हमला करता है, पर वह उस हमले को रोक लेता है। तभी जांग हाओ भी ली शुआन पर हमला कर देता है, जिससे वह थोड़ा पीछे हट जाता है। यह देखकर झाओ वेन ली शुआन की मदद करने का फैसला करता है और उससे पूछता है कि जांग हाओ को मारने के लिए कितना समय चाहिए। ली शुआन उसे बताता है कि उसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। यह सुनकर झाओ वैन मॉन्स्टर से लड़ने चला जाता है। फिर हम झाओ वैन और मॉन्स्टर की लड़ाई को देखते हैं। झाओ वैन मॉन्स्टर के हर अटैक को डॉज कर रहा होता है और उस पर हमला करता है, लेकिन हमलों का कोई असर नहीं होता। उसका टीममेट उसे बताता है कि बिना पेट के वह उसे नहीं हरा सकता। हम जांग हाओ को देखते हैं, जो यह देखकर हैरान होता है। तभी लीशोन उससे कहता है कि उसका असली ओपोनेंट वह है और उसे एक पंच मार देता है। जांग हाओ थोड़ा पीछे हटता है और अपनी स्किल एक्टिवेट करके अपने पेट को बुलाता है। फिर वह जाओ वैन पर हमला कर देता है। ली शुआन जाओ वैन को उस अटैक से बचने के लिए कहता है। जाओ वैन अटैक को डॉज कर लेता है और देखता है कि उसे एक ओपनिंग मिल गई है। वह जांग हाओ पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। मॉन्स्टर यह देखकर नाराज हो जाता है और उन पर हमला कर देता है, पर ली शुआन उसके हमले को काउंटर कर देता है और उससे लड़ने लगता है। वह झाओ वैन से कहता है कि जब उसे ओपनिंग मिले तो वह मॉन्स्टर पर हमला कर दे। झाओ वैन उसकी बात मानता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है, मॉन्स्टर पर हमला करता है। मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता और वह फिर से हमला करता है। झाओ वैन हमले को डॉज करता है। फिर वह मॉन्स्टर पर अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है और उसे मार देता है। इसके बाद वह एक क्रिस्टल के पास जाता है और देखता है कि वह एक एग है। लिशोन उसे बताता है कि वह एक सिम्बायोटिक एग है और उसे रखने के लिए कहता है, क्योंकि अगर झाओ वैन नहीं होता तो वह और उसका टीममेट मियंटू कब के मारे जा चुके होते। फिर वह झाओ वैन से पूछता है कि उसे उसका पेट कहाँ से मिला, क्योंकि एक पेट रखने के लिए लेवल ज्यादा होना चाहिए। इस पर झाओ वैन बताता है कि उसका पेट एक ऑर्डिनरी लेवल का है। यह सुनकर ली शुआन हैरान हो जाता है और बताता है कि ऑर्डिनरी लेवल का एग लेजेंडरी लेवल के एग से ज्यादा रेयर होता है। फिर वे लोग डंजन से बाहर आते हैं। ली शुआन झाओ वैन को बाय करता है और वहां से चला जाता है। हमारी कहानी शुरू होती है और हम झाओ वैन को घर जाते हुए देखते हैं। वह जाते हुए सोचता है कि आज उसे बहुत ठंड लग रही है और बताता है कि शायद ये आज की फाइट की वजह से हो सकता है, क्योंकि उसने आज बहुत खून बहाया है। तभी वह एक आदमी को अपने सामने जमीन पर पड़ा हुआ देखता है। उसे देखकर झाओ वैन डर जाता है और सोचता है कि क्या ये एक डेड बॉडी है। फिर वह उस आदमी के करीब जाता है और पता चलता है कि वह अभी भी जिंदा है। झाओ वैन उसकी मदद करता है और उससे पूछता है, क्या आप ठीक हैं? वह आदमी जवाब देता है, मैं ठीक हूं। हम झाओ वैन को देखते हैं, जो ये सुनकर उससे कहता है, अगर सब ठीक है तो मैं यहां से जा रहा हूं। ये सुनकर वह आदमी उसे रोक लेता है और बताता है कि उसके पास कुछ सवाल हैं जो वह उससे पूछना चाहता है। ये सुनकर झाओ वैन उसकी बात मान लेता है और उसे सवाल पूछने को कहता है। फिर वह आदमी एक पेपर निकालता है और उसे झाओ वैन को देता है। वह बताता है कि ये एक क्वी टेक्निक है। हम झाओ वैन को देखते हैं, जो उसे लेने से मना कर देता है और बताता है कि वह पहले से ही एक क्वी स्पेल का उपयोग कर रहा है। इस पर वह आदमी कहता है, तुम्हारी मेडिटेशन टेक्निक कुछ भी नहीं है। मेरी टेक्निक भले ही टॉप टेक्निक ना हो, लेकिन यह तुम्हारी मेडिटेशन टेक्निक से ज्यादा पावरफुल है। यह सुनकर झाओ वैन हैरान हो जाता है और सोचता है कि उसे कैसे पता चला कि मैं मेडिटेशन टेक्निक का उपयोग करता हूं। हम उस आदमी को देखते हैं, जो बताता है, जो टेक्निक मैं तुम्हें दे रहा हूं वो तुम्हारी टेक्निक से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। हम झाओ वैन को देखते हैं, जो उस आदमी को धन्यवाद कहता है और कहता है, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं, इसलिए ये टेक्निक मैं आपसे नहीं ले सकता। फिर वह वहां से जाने लगता है और सोचता है कि वह आदमी झूठ बोल रहा है, और अगर वह सच कह रहा है तो मैंने इससे पहले कभी इस टेक्निक के बारे में क्यों नहीं सुना। झाओ वैन वहां से जाने लगता है। हम उस आदमी को देखते हैं, जो झाओ वैन को रुकने को कहता है। फिर हम झाओ वैन को देखते हैं, जो सोचता है कि वह हिल क्यों नहीं पा रहा है।
फिर हम झाओवेन को देखते हैं, जिसे वह आदमी वापस अपनी ओर खींच लेता है और कहता है, किसी भी जिंदा इंसान की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो जिंग डॉक्सियन को मना कर सके। हम झाओवेन को देखते हैं, जो सोचता है कि उसने ये नाम पहले भी कहीं सुना है। फिर उसे याद आता है कि जब डायमेंशन ब्रेक हुआ था, तब जिंग डाओशियन ने लगातार एक के बाद एक 27 एपिक रैंक के लोगों को मारा फिर था। हम उस आदमी को देखते हैं, जो खड़ा हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसे अभी भी उसकी टेक्निक नहीं चाहिए। इस पर झाओ वैन घबराते हुए उसकी टेक्निक लेने के लिए मान लेता है। तभी वो आदमी झाओ वैन के सामने आता है और उससे पूछता है कि क्या वो सच में उसकी टेक्निक लेना चाहता है या वो उससे झूठ बोल रहा है। झाओ वैन मन में सोचता है कि वो उसकी टेक्निक नहीं सीखना चाहता, क्योंकि अगर फेडरेशन को इसके बारे में पता चल गया तो वो भी उसकी तरह वांटेड बन जाएगा। फिर वो आदमी उसे ये सब भूलने के लिए कहता है और बताता है कि अगर वो उसे अपनी टेक्निक दे भी देता है तो भी वो उसे प्रैक्टिस करना नहीं जानता। फिर वो आदमी झाओ वैन को देखता है और उसे बताता है कि उसके पास एक और टेक्निक है। क्या वो उसे प्रैक्टिस करना चाहता है? फिर वो झाओ वैन को एक और टेक्निक निकाल कर दे देता है। फिर वो झाओ वैन से पूछता है कि कहीं वो उसे मना करने के बारे में तो नहीं सोच रहा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। हम झाओ वैन को देखते हैं, जो उसे जाते हुए देखता है और सोचता है कि क्या वो अभी भी उसे देख रहा है। फिर वो उस टेक्निक को देखता है और सोचता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, और वो उस टेक्निक को ले लेता है। तभी उसे ठंड लगने लगती है। हम झाओ वैन को देखते हैं और कुछ लोग आपस में बात करते हैं कि क्या उन्हें पक्का पता है कि वो यही है। इस पर एक लड़की हाँ में जवाब देती है। झाओ वैन उसे देखता है और कहता है कि वो फेडरेशन से है। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या वो जिंग दो ऑक्शन के लिए आए हैं? फिर वो ये कहकर वहां से चला जाता है कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। हम झाओ वैन को उसके घर में देखते हैं, जो अपने आज के दिन के बारे में सोच रहा होता है। पहले आज किसी ने ली शुआन को मारने की कोशिश की, फिर वो एक डेविल से मिला। वो खुद को शीशे में देखता है और कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो बस गेम खेलना चाहता है। फिर हम उसे सोते हुए देखते हैं, पर तभी उसे कुछ होने लगता है और वो अचानक से उठ जाता है। हम झाओ वैन को देखते हैं, जो सोचता है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। इतना कहकर वो उस आदमी की दी हुई टेक्निक को देखता है। फिर हम झाओ वैन को देखते हैं, जो उस तकनीक को देखता है और बताता है कि उस बॉक्स के साथ कुछ गलत नहीं है। फिर वह सोचता है कि क्या यह सब उसके ब्लड लॉस की वजह से है। हम झाओ वैन को देखते हैं, जो अपने वॉशरूम में अपना चेहरा धोता है और सोचता है कि वह आज ज्यादा तरोताजा महसूस कर रहा है और उसकी थकान भी चली गई है। फिर वह बाहर आता है और सोचता है कि वह जाग तो गया है, तो क्यों ना अब गेम खेले। वह अपना ब्लड फोन पर गिराता है और गेम में एंटर करता है। वह यह देखकर हैरान होता है कि वह स्केलेटन मॉन्स्टर, जिसे उसने कल मारा था, अभी भी गेम में जिंदा है। फिर वह सोचता है कि शायद गेम के मॉन्स्टर रियल लाइफ के मॉन्स्टर को प्रभावित नहीं करते हैं। फिर वह सोचता है कि उसके पास अभी भी एक मौका है। वह उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने उसे मार दिया है। हम झाओ वैन को देखते हैं, जो सोच रहा होता है कि बिना ब्लैक आर्मर सोल्जर के वह उसे कभी नहीं हरा पाएगा। फिर वह खड़ा होता है और सोचता है कि रिजल्ट आने में अभी भी कुछ दिन बाकी हैं और वह उस समय का उपयोग गेम खेलने में कर सकता है और उस मॉन्स्टर को मार सकता है। फिर वह अपने मोबाइल को निकालता है और बताता है कि वह ऐसा कर तो सकता है, पर इसमें एक समस्या है, और वह यह है कि इसमें उसका बहुत ब्लड लॉस होगा। फिर वह सोचता है कि शायद उसे गेम खेलने से पहले कुछ खाना खरीद लेना चाहिए। वह खाना खरीदने चला जाता है। वह अपने लिए खाना खरीदता है और वापस घर आकर गेम खेलने लगता है। हम उसे उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखते हैं और वह उस मॉन्स्टर को हरा देता है। उस मॉन्स्टर को मारने से उसे एक क्रिस्टल मिलता है। वह उस क्रिस्टल को उठाता है और बताता है कि यह एक लेवल 13 स्पीड टाइप क्रिस्टल है। फिर वह उसे ऑब्जर्व कर लेता है। उसे ऑब्जर्व करने के बाद वह अपने स्टैट्स को देखता है और पता करता है कि उसकी स्पीड अभी भी 9 ही है, जबकि उसे 13 होना चाहिए था। फिर वह सोचता है कि शायद यह उसके लेवल की लिमिट की वजह से होगा। फिर वह अपना लेवल बढ़ाने के बारे में सोचता है और बताता है कि उसे अपना लेवल बढ़ाने के लिए एक तकनीक की जरूरत होगी। वह जिंगदाओशियन के बारे में सोचता है और याद करता है कि उसने उसे एक तकनीक दी थी, पर फिर वह इस विचार को छोड़ देता है और सोचने लगता है कि उसे कोई नई तकनीक कहाँ मिल सकती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वह अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाता है। फिर वह बताता है कि उसके डैड ने उसे कुछ दिया था। वह उसे अपने कंप्यूटर में लगाता है और सोचता है कि क्या यह एक तकनीक है, पर फिर वह हंसता है और बताता है कि उसके डैड के पास एक तकनीक कैसे हो सकती है।
पर तभी वह कंप्यूटर की स्क्रीन को देखता है और पता चलता है कि उसमें एक तकनीक है। यह देखकर वह हैरान हो जाता है। फिर झाओ वेन हमें बताता है कि सन शूटिंग टेक्निक एक पावरफुल टेक्निक है और यह टेक्निक किसी को भी मार्केट में नहीं मिल सकती। फिर वो बताता है कि यह टेक्निक सिर्फ किसी फेडरेशन मेंबर के पास ही हो सकती है और सोचता है कि उसके डैड को यह टेक्निक कैसे मिली। फिर वो अपने डैड के बारे में सोचता है कि शायद उन्हें यह टेक्निक पाने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा। पर फिर वो बताता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके डैड उस टाइप के आदमी ही नहीं हैं जो किसी के बारे में सोचें। वो अपने डैड को कॉल करता है। उसके डैड कॉल आते हुए देखते हैं और कॉल उठा लेते हैं। झाओ वैन अपने डैड से पूछता है कि क्या वो ठीक हैं और कहीं उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। ये सुनकर उसके डैड उस पर गुस्सा हो जाते हैं और उसे बकवास न करने को कहते हैं। फिर वो अपने डैड से सीरियस होकर पूछता है कि उन्हें सन शूटिंग टेक्निक कहाँ से मिली। इस पर उसके डैड उससे पूछते हैं कि वो किस टेक्निक के बारे में बात कर रहा है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने एंजिंग से नहीं कहा था कि वो उसे वो टेक्निक दे। इस पर उसके डैड मना करते हैं और उसे बताते हैं कि उन्हें कल्टीवेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह सुनकर वो सोचने लगता है कि अगर यह टेक्निक उसके डैड ने नहीं दी है तो एंजिंग ने उससे यह क्यों कहा कि यह उसके डैड ने उसे दी है। फिर उसके डैड उससे कहते हैं कि शायद एंजिंग ने उसे यह एक गिफ्ट की तरह दिया हो। यह सुनकर वो उन्हें बाय बोलता है और कॉल कट कर देता है। इस पर उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं। हम झाओ वैन को देखते हैं, जो सोचता है कि वो भला उसे गिफ्ट क्यों देगी और बताता है कि शायद उसे यह टेक्निक प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। तभी उसे अचानक से वही दर्द होने लगता है जो उसे रात में हुआ था। वो बताता है कि उसे पूरा विश्वास है कि यह ब्लड लॉस की वजह से नहीं हो रहा है और कहता है कि शायद यह सब उसके साथ जिंग डॉक्सियन ने किया है। फिर वो जिंग डॉक्सियन के दिए हुए बॉक्स को देखता है और सोचता है कि शायद यह उसकी मदद कर सके। वो उसे खोलता है और जैसे ही वो उसे देखता है, वो हैरान रह जाता है। फिर हम झाओ वैन को देखते हैं, जो उस टेक्निक को पढ़ रहा होता है और बताता है कि यह टेक्निक सच में बहुत अच्छी है। तभी उसे भूख लगने लगती है। वह सोचता है कि उसे पता ही नहीं चला कि वह कब से उस टेक्निक को पढ़ रहा है। फिर वह खड़ा हो जाता है और बताता है कि अब लंच टाइम हो गया है और वह अपने लिए खाना बनाने जा रहा है। फिर हम उसे देखते हैं, जो खाना खाकर आराम कर रहा होता है। इसके बाद वह सोचता है कि अब वह फिर से उस टेक्निक को पढ़ने जाएगा, पर उसे याद आता है कि वह भूल गया है कि उसने उसे कहाँ तक पढ़ लिया है। वह तय करता है कि वह इसे फिर से पढ़ना शुरू करेगा। फिर हम उसे बिस्तर पर देखते हैं, जो उस बुक को पढ़ने लगता है। जैसे ही वह उस बुक को खोलता है, उसे पता चलता है कि उसने जो कुछ भी पढ़ा था, वह सब भूल गया है। वह सोचता है कि अगर उसकी मेमोरी कमजोर भी है, तब भी वह इसे इतनी जल्दी नहीं भूल सकता। फिर वह उस बुक को पढ़ना शुरू करता है। बुक पढ़ते पढ़ते उसे याद आता है कि क्या उसने किचन की लाइट ऑन रखी है या ऑन ऑफ। वह थोड़ी देर इस बारे में सोचता है, पर उसे कुछ याद नहीं आता। यह सोचकर वह घबरा जाता है। फिर वह उस बुक को देखता है और बताता है कि उसने अभी जो कुछ भी पढ़ा था, वह सब फिर से भूल गया है। इसके बाद वह उस बुक को गंभीरता से पढ़ने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद हम जाओ वैन को देखते हैं, जो हमें बताता है कि उसने इस बुक को पढ़ने की पूरी कोशिश की, पर हर बार वह नाकाम रहा। फिर वह फिर से उस बुक को पढ़ने का फैसला करता है। हम उसे देखते हैं, जो उस बुक को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, पर जैसे ही वह कुछ लिखने वाला होता है, वह सब कुछ भूल जाता है। वह उसकी फोटो लेने की कोशिश करता है, पर उसका कैमरा टेक्स्ट को कैप्चर नहीं करता। फिर वह सोचता है कि यह सब अजीब है और अगर वह इसे छोड़ देता है, तो क्या सब कुछ सामान्य हो जाएगा। तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है। वह कॉल उठाता है और हेलो बोलता है। फिर हम ली शुआन को देखते हैं, जो उससे पूछता है कि क्या उसने फैसला कर लिया है कि वह किस कॉलेज में जाएगा। यह सुनकर झाओ वैन हैरान हो जाता है और कहता है कि वह गेम खेलने में इतना व्यस्त था कि वह भूल गया कि आज उनका रिजल्ट आने वाला है। इसके बाद ली शुआन जाओ वैन से कहता है कि क्या वह उसके साथ उसी कॉलेज में जाना चाहेगा। जाओ वैन उससे पूछता है कि वह किस कॉलेज में जा रहा है। इस पर ली शुआन उसे बताता है कि वह सनसेट कॉलेज में जा रहा है। झाओ वैन उस कॉलेज का नाम सुनता है और घबराते हुए सोचता है कि अगर वह सही है तो शायद लुओयांग और आंजिंग भी उसी कॉलेज में हैं। फिर हम झाओ वैन को देखते हैं, जो अपने घर में गेम खेल रहा होता है। हम उसे एक नए मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखते हैं। झाओ वैन उस पर हमला करता है, पर उस हमले से उस मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह मॉन्स्टर झाओ वैन को मार देता है। हम झाओ वैन को देखते हैं, जो सोच रहा होता है कि भले ही उसने प्रोग्रेस कर ली हो, पर वह फिर भी उस सिल्वर विंग्ड मॉस्क्वीटो मॉन्स्टर को नहीं मार पा रहा है।
वह चिढ़ते हुए बताता है कि वह मॉन्स्टर बहुत तेज है और साथ ही उड़ भी सकता है। तभी कोई उसके घर के बाहर आता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। झाओ वेन सोचता है कि इस वक्त कौन हो सकता है। वह दरवाजा खोलता है और देखता है कि वह ली शुआन है। ली शुआन उसे हाय बोलता है और अंदर आ जाता है। झाओ वैन उसे देखता है और सोचता है कि उसने तो उसे नहीं बुलाया। फिर वह वहां क्या कर रहा है। फिर वह ली शुआन के पास जाता है और उससे पूछता है कि वह वहां क्यों आया है। ली शुआन उसे एक पेपर देता है और उसे पढ़ने के लिए कहता है। फिर ली शुआन उसे बताता है कि यह सनसेट कॉलेज का एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और उसे ध्यान से पढ़ने के लिए कहता है। फिर वह बताता है कि सनसेट कॉलेज ने अभी एक डंजन को ढूंढा है और उस डंजन में एक नए तरह का मॉन्स्टर पाया गया है। यह सुनकर झाओ वैन उससे पूछता है, तो क्या हुआ? यह सुनकर ली शुआन हैरान हो जाता है। फिर वह गुस्से में कहता है, क्या तुम जानते हो कि उस डंजन में जो मॉन्स्टर है, अगर उसे कोई पेट बना ले तो क्या हो सकता है? फिर वह बताता है कि वह मॉन्स्टर आम पेट्स से ज्यादा पावरफुल है। हम झाओ वैन को देखते हैं, जो उसे बताता है कि वह सब कुछ समझ गया है। फिर ली शुआन झाओ वैन को बताता है कि अगर यह बात बाहर किसी को पता चल गई, तो दुनिया भर के टॉप स्टूडेंट्स सनसेट कॉलेज में एनरोल करना चाहेंगे, लेकिन एनरोलमेंट सीट्स लिमिटेड हैं। झाओ वेन थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि उसने फैसला कर लिया है, वह सनसेट कॉलेज ज्वाइन करेगा। तभी ली शुआन उसे बताता है कि एंग फैमिली भी उसी कॉलेज को ज्वाइन कर रही है। फिर वह झाओ वेन से पूछता है, क्या तुम डर रहे हो? इस पर झाओ वेन जवाब देता है, भला मैं क्यों डरूंगा? फिर झाओ वेन अपना मोबाइल निकालता है और कहता है कि वह अभी कॉलेज के लिए अप्लाई करेगा, लेकिन ली शुआन उसे रोक लेता है और बताता है कि उसे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वह उसे अपना बैग पैक करने के लिए कहता है और बताता है कि वे लुयांग से मिलने जा रहे हैं। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम दो लोगों को देखते हैं जो एक फुटेज चेक कर रहे होते हैं। तभी उन दोनों में से एक लड़की झाओ वैन को देखती है और सोचती है कि शायद झाओ वैन जिंग डॉक्सियन से मिला होगा। फिर वो अपने साथ वाले आदमी से झाओ वैन को ढूंढने के लिए बोलती है। हम झाओ वैन और ली शुएन को जाते हुए देखते हैं। झाओ वैन सोचता है कि इन डंजन्स की वजह से उन्हें घूम कर जाना पड़ता है, जिस कारण उनका रास्ता डबल हो गया है। फिर वह सोचता है कि अब जब वह उस गेम के लेवल को पूरा नहीं कर सकता, तो उसे उसका ब्लड वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वह ली शुआन को देखता है, जो मेडिटेशन कर रहा होता है। फिर उसे नींद आने लगती है, पर वह अचानक से खड़ा हो जाता है। वह बोलता है कि वह सो नहीं सकता, क्योंकि अगर वह सो गया और उसे वह दर्द वापस हुआ, तो यह उसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। फिर वह अपने सिर को पकड़ता है और सोचता है कि क्या उसे बुखार है। उसे जिंक डाइऑक्सिन की बात याद आती है और वह उस पर नाराज हो जाता है। फिर वह सोचता है कि जब वह स्ट्रांग बन जाएगा, तो वह उसे एक अच्छा सबक सिखाएगा। तभी उसे कुछ महसूस होता है। वह अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और उस बुक को बाहर निकालता है। फिर वह लीशुअन को देखता है और सोचता है कि वह अभी मेडिटेशन कर रहा है, इसलिए वह इस पर ध्यान नहीं देगा। इसके बाद हम उस टेक्निक को देखते हैं जो उसकी बॉडी में समा जाती है। यह सब देखकर वह सोचता है कि कहीं वह कोई सपना तो नहीं देख रहा है। फिर वह मेडिटेट करता है और देखता है कि उसने वह टेक्निक पूरी पढ़ ली है। इसके बाद वह अपना मोबाइल बाहर निकालता है और सोचता है कि वह नहीं जानता कि यह किस तरह की टेक्निक है। फिर हम उसके स्टैट्स देखते हैं, जो अब 10 हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत खुश होता है और सोचता है कि वह अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग है। फिर हम उन्हें एक मेंशन के सामने देखते हैं, जहां ली शुअन जाओ वैन को चिंता न करने के लिए कहता है और बताता है कि जब तक कॉलेज शुरू नहीं होगा, वे यहीं रहेंगे। इस पर जाओ वैन उसे थैंक्स बोलता है और कहता है कि वह सच में अमीर है। फिर हम उन दोनों को घर के अंदर देखते हैं। जाओ वैन ली शुएन से पूछता है कि क्या वह उस घर में अकेला रहता है, क्योंकि वहां कोई मेड नहीं थी। इस पर ली शुएन हाँ में जवाब देता है और उसे एक ड्रिंक पकड़ाता है। फिर जाओ वैन उसे देखता है और सोचता है कि क्या वह इतने बड़े घर को खुद ही साफ करता है। तभी ली शुएन को किसी का कॉल आता है। ली शुएन कॉल उठाता है और कहता है कि वह वहां आ रहा है। फिर वह कॉल काट देता है। इसके बाद ली शुएन झाओ वैन से कहता है कि वह अपने भाई से मिलने जा रहा है और सलाह देता है कि वह आज सफर की थकान दूर करने के लिए आराम करे। हम झाओ वैन को देखते हैं, जो अपने कमरे में जाता है और पंच की प्रैक्टिस करने लगता है। वह बताता है कि वह पावर पंच को इंच पंच की तरह प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। फिर वह सोचता है कि उस मच्छर मॉन्स्टर से लड़ने के लिए उसे कोई और तकनीक अपनानी होगी। तभी उसे याद आता है कि उसके पास स्केलेटन पाम स्किल है। हालांकि वह यह भी बताता है कि उस स्किल का लेवल बहुत कम है और सोचता है कि क्या यह काम करेगी। इसके बाद हम झाओ वैन को स्केलेटन पाम और
इंच पंच को एक साथ प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद झाओ वैन बैठ जाता है और सोचता है कि भले ही यह स्किल लेवल 1 की हो, लेकिन यह बहुत ऊर्जा उपयोग करती है। फिर वह अपना मोबाइल निकालता है और सोचता है कि अब इसका इस्तेमाल गेम में करेगा। वह फोन पर अपना खून लगाता है और गेम में एंटर करता है। जैसे ही वह गेम में प्रवेश करता है, वह देखता है कि उसने एक एंट मॉन्स्टर के ऊपर लैंड किया है। तभी वह मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। झाओ वैन उससे बचने की कोशिश करता है। फिर वह उस पर हमला करता है, जिससे वह मॉन्स्टर मारा जाता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी स्केलेटन पाल्म स्किल अपग्रेड होकर अब ऐश पाल्म स्किल बन गई है और उसका लेवल 10 हो गया है। फिर हम झाओ वैन को यह सोचते हुए देखते हैं कि उसकी स्किल कितनी मजबूत हो गई है। वह बताता है कि इस स्किल ने उसकी बहुत सारी ऊर्जा अवशोषित कर ली है, जिससे यह पावर पंच जितनी ताकतवर बन गई है। पावर चेक करने के लिए वह दूसरी बार गेम में प्रवेश करता है। इस बार वह एक स्केलेटन मॉन्स्टर के ऊपर लैंड करता है। फिर हम झाओ वैन और उस मॉन्स्टर को लड़ते हुए देखते हैं। झाओ वैन पीछे से उस मॉन्स्टर के सिर पर हमला करता है, जिससे वह मॉन्स्टर मारा जाता है। हम अगले दिन का सीन देखते हैं। एक लड़की झाओ वैन के कमरे में आती है। ये देखकर झाओ वैन उससे पूछता है कि वह कौन है। इस पर वह लड़की उसे कोई जवाब नहीं देती और उससे पूछती है कि लीशुन कहाँ है। झाओ वैन उसे बताता है कि लीशुन वहां नहीं है। इस पर वह कहती है कि उसे लगा ही था कि वह यहाँ नहीं होगा। फिर वह वहां से बाहर जाने लगती है और झाओ वैन सोचता है कि वह कौन है। पर तभी वह झाओ वैन का हाथ पकड़ती है और कहती है कि उसे उसके साथ कहीं चलना होगा। इस पर झाओ वैन उसे उसका हाथ छोड़ने के लिए कहता है और बताता है कि वह तो उसे जानता भी नहीं है। फिर वह लड़की झाओ वैन के करीब आती है और उससे पूछती है कि क्या वह ली शुआन का दोस्त नहीं है, और अगर है तो क्या वह ली शुआन की बहन की मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर झाओ वैन हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या ये लड़की ली शुआन की बहन है। फिर वह सोचता है कि ली शुआन ने उसकी बहुत मदद की है, तो उसे भी उसकी बहन की मदद करनी चाहिए। फिर वह उससे कहता है कि वह कपड़े चेंज करके आ रहा है। अब हम सनसेट कॉलेज के पिट एरिना को देखते हैं। जाओ वैन और लीशुन की बहन एरिना में एंटर करते हैं और हम दो लड़कियों को देखते हैं जो वेयांग से बोलती हैं कि फाइनली वह वहां आ गई। इस पर वेयांग उनसे कहती है कि उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वह सब कुछ संभाल लेगी। फिर हम एक लड़के और लड़की को देखते हैं जो वेयांग से पूछते हैं कि क्या उसका भाई उसके साथ नहीं आया। इस पर वेयांग नाराज होती है और उनसे कहती है कि उनके लिए तो वह अकेली ही काफी है। इस पर वह लड़का उससे कहता है कि वह इस फाइट के लिए तैयार है और जो भी जीतेगा वह उस एग को ले जाएगा। वेयंग उस लड़के से कहती है कि क्या उसे लगता है कि वह उसे हरा पाएगा। इस पर वह लड़का बताता है कि वह उससे नहीं लड़ेगा क्योंकि उसे कुछ काम है, इसलिए उसकी जगह कोई और लड़ेगा। हम एक लड़के को देखते हैं जो वहां आता है और वेयंग को बताता है कि वह उससे लड़ने वाला है। उस लड़के को देखकर वेयांग घबरा जाती है और बताती है कि उसका नाम गुदियान है। फिर हम उन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने देखते हैं। गुदियान वेयांग से कहता है कि वह उस पर हमला करे। यह सुनकर वेयांग अपनी स्किल एक्टिवेट करती है और उस पर हमला कर देती है। यह देखकर वेयांग की एक दोस्त उससे कहती है कि उसे लड़ने की जरूरत नहीं है, वे उसे वह एग दे देंगे। इस पर झाओ वेन एक लड़की से पूछता है कि गुदियान कौन है और सब उससे इतना डरते क्यों हैं। इस पर वह लड़की उसे बताती है कि गुडियन को इस कॉलेज में डेविल के नाम से जाना जाता है और उसने तो यह भी सुना है कि उसने कॉलेज के पहले दिन ही अपने सीनियर्स के साथ लड़ाई कर ली थी और उन्हें बुरी तरह से पीटा था। यह सुनकर झाओ वैन हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या वह सच में इतना स्ट्रांग है। हम वेयांग को देखते हैं जो उस पर हमला कर देती है। वह उसकी गर्दन पर हमला करती है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह देखकर वेयंग हैरान रह जाती है। फिर वह पीछे हटती है और उस पर अलग अलग अटैक करती है, पर तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बस एक ही जगह खड़ा रहता है। फिर वेयांग उसके चेहरे पर एक किक मारती है, पर गुदियान उसे अपने एक हाथ से रोक लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। फिर वह उसके करीब जाता है और कहता है कि वह उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसके बाद वह उस पर एक आखिरी अटैक करता है और पूछता है कि क्या वह अभी भी लड़ना चाहती है। हम उसकी दोस्त को देखते हैं जो कहती है कि वे हार मानते हैं और वह एक उनका हुआ। पर तभी वेयांग खड़ी होती है और कहती है कि वह हार नहीं मानेगी। तभी गुदियान उस पर एक और हमला कर देता है और फिर वहां से जाते हुए बताता है कि वह इस मैच को हार गई है। पर हम वेयांग को देखते हैं जो वापस खड़ी होती है। यह देखकर गुडियान को गुस्सा आ जाता है और वह उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। यह देखकर झाओ वैन वेयांग की मदद करने के लिए भागता है और सोचता है कि क्या वह मरना चाहती है।
फिर हम झाओ वैन को देखते हैं, जो गूदियन के पंच को रोक लेता है। यह देखकर गूदियन उससे पूछता है कि वह कौन है। इस पर झाओ वैन उसे बताता है कि वह इस साल सनसेट कॉलेज में एडमिट हुआ है और उसका नाम झाओ वैन है। इस पर दूसरा लड़का कहता है कि वह इसी साल इस कॉलेज में आया है और वह अभी से हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। वे यंग झाओ वैन से कहती है कि यह खतरनाक है और उसे वहां से चले जाना चाहिए। इस पर झाओ वैन उसके पास जाता है और उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। यह देखकर वेयंग कहती है कि वह सुअर नहीं है और उसे नीचे उतारने को कहती है। हम वेयांग की दोस्तों को देखते हैं, जो उसके पास आती हैं और पूछती हैं कि क्या वह ठीक है और क्या उसे कहीं चोट आई है। इस पर वेयांग बताती है कि वह ठीक है। इसके बाद हम जाओ वैन और गुडियान को देखते हैं। जाओ वैन उससे कहता है कि उन्हें डेथ मैच नहीं करना है। इस पर गुडियान पूछता है कि वह उससे कैसे लड़ना चाहता है। इस पर झाओ वैन बताता है कि वह उसे एक पंच मारेगा और अगर वह 3 कदम पीछे चला जाता है तो वह जीत जाएगा, और अगर वह 3 कदम पीछे नहीं गया तो वह हार जाएगा। इस पर गुदियन मान जाता है और उसे उस पर अटैक करने के लिए बोलता है। हम झाओ वैन को देखते हैं, जो उसे बताता है कि उसका अटैक थोड़ा पावरफुल है, इसलिए वह संभल कर रहे। हम उस लड़के और लड़की को देखते हैं, जहां वह लड़की उस लड़के से कहती है कि अगर गुदियन 3 कदम पीछे लेता है तो वह हार जाएगा। इस पर वह लड़का उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि झाओ वैन उसे हरा देगा। फिर वह उसे चिंता न करने के लिए कहता है और बताता है कि वह गुडियन के बारे में सब कुछ जानता है। वह बताता है कि सिर्फ उसकी बॉडी ही हार्ड नहीं है, बल्कि उसकी स्किल भी बहुत खतरनाक है। वह लड़की को बताता है कि पिछली बार जिसने उसे ऐसा चैलेंज किया था, उसने अपना हाथ ही खो दिया था। हम झाओ वैन को देखते हैं, जो उस पर हमला कर देता है। हम उसके अटैक को देखते हैं, जिसके कारण गुदियन पीछे हट जाता है। यह देखकर वेयांग हैरान हो जाती है। तभी वह लड़की चिल्लाती है और कहती है कि यह मैच उनके और वेयांग के बीच में था, इसलिए वे उन्हें वह एग नहीं देंगे। तभी वह लड़का उसे थप्पड़ मारता है और बताता है कि वे जीत गए हैं और वह उन्हें वह एग दे रहा है। फिर वह झाओ वेन के पास से गुजरता है और उससे कहता है कि झाओ वेन उसका नाम याद रखेगा। हम झाओ वेन को देखते हैं, जिसके पास वे दोनों लड़कियां आती हैं और उसे पूछती हैं कि उस मूव का नाम क्या था जो उसने अभी किया। हम वेयांग को देखते हैं, जो झाओ वैन का नाम लेकर उससे उसके हाथ के बारे में पूछती है। इस पर झाओ वैन जवाब देता है कि यह तो बस आम चोट है और बताता है कि वह ठीक है। फिर वह वेयांग से कहता है कि उसकी चोट उससे ज्यादा है और उसे इन्फर्मरी जाना चाहिए। इस पर वेयंग मान जाती है, पर तभी जाओ वैन उसे फिर से अपने कंधे पर उठा लेता है। वेयंग मुस्कुराती है और सोचती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि ली शुआन के पास ऐसा दोस्त भी है। हम झाओ वैन को घर पर देखते हैं, जहां वह सोच रहा होता है कि अब वह शांति से गेम खेल सकता है। वह गेम खेलने ही वाला होता है, पर तभी ली शुआन उसके पीछे आ जाता है। इस पर झाओ वैन घबरा जाता है और उसे बताता है कि यह दरवाजा उसने नहीं तोड़ा है, यह तो उसकी बहन ने तोड़ा है जब वह उसे ढूंढ रही थी। ली शुआन उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या उसे अभी भी याद है कि उसने उसे बताया था कि सनसेट कॉलेज के पास एक डंजन है, जहां एक नया मॉन्स्टर पाया गया है, और उससे पूछता है कि क्या वह उसके साथ उस डंजन में जाना चाहता है। हम झाओ वैन को देखते हैं, जो उससे पूछता है क्या उसने पहले ये नहीं कहा था कि वो क्लास स्टार्ट होने से पहले वहां नहीं जा सकते। इस पर ली शुआन हंसते हुए उसे कहता है, तुम क्या समझते हो, तुम किसके साथ हो, तुम्हें वहां ले जाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन झाओ वैन उसकी सारी बातों को इग्नोर करता है और अपने गेम पर फोकस करता है। ये देखकर ली शुआन नाराज हो जाता है और उसे कहता है, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। झाओ वैन बस इतना कहता है, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है। इसके बाद ली शुआन वहां से जाने लगता है और कहता है, जल्दी सो जाओ, क्योंकि कल सुबह हमें वहां जाना है। झाओ वैन उसकी बात मान जाता है। तभी झाओ वैन ली शुआन को रुकने के लिए कहता है और बोलता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम जानते हो कि किसी लीजेंडरी एग को हैच कैसे करते हैं। ली शुआन उससे पूछता है, क्या तुम उस स्केलेटन एग को हैच करने के बारे में सोच रहे हो। फिर वो उसे उस एग को हैच करने से मना करता है और बताता है, उस एग को हैच करने के लिए तुम्हें बहुत एनर्जी चाहिए होगी। अगर तुम्हारे पास एनर्जी नहीं हुई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये सुनकर झाओ वैन उससे पूछता है, क्या इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ली शुआन जवाब देता है, उस एग को हैच करने का एक दूसरा रास्ता भी है। तुम्हें ताकतवर होना होगा ताकि तुम उस एग को हैच कर सको। फिर वो उसे समझाता है, इस बारे में भूल जाओ, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो पक्का मारे जाओगे। हम झाओ वैन को उसके कमरे में देखते हैं, जो सोचता है, अगर मैं गेम में होता
तो मैं मरने से नहीं डरता। फिर वो उस एग को देखता है और बोलता है, लेकिन मेरे पास ये एग रियल लाइफ में है। वो अपने फोन को देखता है और सोचता है, क्या मैं इस फोन की मदद से इस एग को हैच कर सकता हूं? वो एग को फोन के सामने लाता है और तभी फोन उस एग को ऑब्जर्व कर लेता है। हम उस एग के स्टैट्स देखते हैं। ये देखकर झाओ वैन हैरान रह जाता है और सोचता है, न सिर्फ फोन ने इस एग को ऑब्जर्व किया, बल्कि ये मुझे इसके बारे में सब कुछ बता रहा है। फिर वो देखता है कि वहां दो ऑप्शन हैं, एक है हैच करने का और दूसरा फ्यूजन का। वो फ्यूजन ऑप्शन को क्लिक करता है और सोचता है, मैं नहीं जानता ये फ्यूजन क्या है। उसके सामने एक विंडो ओपन होती है और वो देखता है कि फोन उसके एग को उसके पेट के साथ फ्यूज कर सकता है। ये देखकर वो यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देता है। हम देखते हैं कि उसका पेट उस एग के साथ फ्यूज होना शुरू हो जाता है। इस बीच जाओ वेन सोचता है, अभी मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है जिससे मैं इस एग को हैच कर सकूं, इसलिए मैंने इसे अपने पेट के साथ फ्यूज किया है। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है, फ्यूजन कंप्लीट हो गया है। ये देखकर झाओ वैन हैरान रह जाता है और सोचता है, क्या ये इतना जल्दी हो गया? फिर वो अपने पेट के स्टैट्स देखता है और सोचता है, क्या मेरा पेट अभी भी ऑर्डिनरी लेवल पर है, जबकि मैंने इसका फ्यूजन लीजेंडरी एग के साथ किया है? लेकिन फिर वो सोचता है, शायद मेरा पेट उस सिल्वर विंग्ड मॉस्क्विटो मॉन्स्टर से लड़ सके। वो गेम में एंटर करता है और अपने पेट को समन करता है। फिर वो उसे उस मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए कहता है। हम उसके पेट को देखते हैं जो मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसके सभी हमलों से बच जाता है और झाओ वेन पर हमला कर देता है, जिससे वो मर जाता है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है और सोचता है, क्या उस मॉन्स्टर ने अभी फ्लाइंग स्किल का इस्तेमाल किया? हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं। झाओ वैन घबराते हुए लीशुएन से पूछता है कि क्या उसे पक्का यकीन है कि वो उस पर बैठकर वहां जाएंगे। इस पर लीशुआन उससे कहता है, क्या तुम्हें यह कूल नहीं लगता? फिर वो झाओ वैन को बताता है कि वो एक लेजेंडरी लेवल का बीस्ट है और उसने उसे हैच करने के लिए बहुत तकलीफ उठाई है। फिर झाओ वैन उस बीस्ट के पास आता है और लीशुएन से पूछता है कि क्या अब वो अपने भाई के सामने आना चाहता है। इस पर ली शॉन उसे बताता है कि उसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उस तरह का आदमी नहीं है जिस पर कोई हमला करे और वो कुछ भी ना करे। फिर हम उन दोनों को उस मॉन्स्टर के ऊपर देखते हैं। हम झाओ वैन को देखते हैं जो सोचता है कि कार में जाना ज्यादा कंफर्टेबल है। फिर हम उन दोनों को एक गेट के पास देखते हैं जहां ली शॉन अपना कार्ड स्कैन करता है और एक ऑफिसर उन्हें बताता है कि वो अंदर जा सकता है। फिर वो अंदर जाते हैं और ली शुन जाओ वैन को बताता है कि लुयांग लुयांग एक एंशिएंट सिटी है और पहले के समय में ये तेहरा कंट्री की कैपिटल हुआ करती थी। फिर वो बताता है कि जब से डंजन अपीयर होना शुरू हुए हैं, तब से इस सिटी को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है और वो नाम है द अंडरग्राउंड बुदा सिटी। फिर वो अंदर पहुंचते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग हैं। ली शुआन उन्हें देखता है और सोचता है कि ये एक डंजन है, पर तब भी बच्चों ने ये स्टॉल लगाए हुए हैं। फिर वो झाओ वैन को एक मैप दिखाता है और उसे बताता है कि उसके पास डंजन का पूरा मैप है। दोनों को उस डंजन के अंदर देखते हैं। इसके बाद हम ली शुएन को देखते हैं जो झाओ वैन को बताता है कि इसके अंदर उन्हें बुढ़ा हार्ड लोटस मिलेगा। फिर वो और अंदर जाने लगते हैं। तभी झाओ वैन कुछ नोटिस करता है। वो अपने पैर के नीचे उसी हैंड साइन को देखता है जो उसने सिटी गेट पर देखा था। वो उस साइन को स्कैन करता है और हम देखते हैं कि उसके फोन पर एक नई गेम लोड हो गई है। ली शुआन उसे फोटो लेने से मना करता है और उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है। फिर वो अंदर आते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोटस फ्लावर्स हैं। ली शुआन उससे कहता है कि उन फ्लावर्स को पाना बहुत मुश्किल है और कहता है, क्या ये फ्लावर्स किनारे पर नहीं उग सकते थे? इस पर झाओ वैन उससे कहता है, क्या हम तैरकर वहां नहीं जा सकते? ली शुआन उसे बताता है, अगर तुम इस पानी में गए तो तुम तुरंत मर जाओगे और सिर्फ तुम्हारी हड्डियां बचेंगी। फिर वो उसे बताता है, वहां जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि वहां उड़कर जाया जाए। तभी हम देखते हैं कि कोई उनके बीच से उड़ता हुआ उन फ्लावर्स के पास चला जाता है। हम उस आदमी को देखते हैं। वो अपनी स्किल एक्टिवेट करता है और एक फूल पर हमला करता है। ये देखकर झाओ वैन हैरान हो जाता है, पर ली शुआन उसे हैरान होने से मना करता है और बताता है कि वह लो फैमिली से है जो तलवारबाजी के लिए जाने जाते हैं। फिर वह उस आदमी को देखता है और सोचता है कि वह कितना कूल है और काश उसके पास भी उसकी जैसी स्किल होती। फिर वह झाओ वैन को बताता है कि उन्हें कहीं और जाना चाहिए। क्या पता उन्हें कोई और प्राणी मिल जाए। फिर वह झाओ वैन को गंभीर होकर कहता है कि वह जगह थोड़ी अजीब है, क्योंकि उस मैप पर उस जगह को खतरनाक बताया गया है।
इस पर झाओ वैन उससे पूछता है कि उसका क्या मतलब है। ली शुआन उसे बताता है कि बहुत सारे लोग यहाँ आए, पर वे सभी मारे गए और किसी को नहीं पता कि वे कैसे मारे गए। वह यह भी बताता है कि उन पर किसी भी मॉन्स्टर ने हमला नहीं किया और उन सभी की मौत का कारण ऑर्गन फेलियर था। फिर वह झाओ वैन को जल्दबाजी न करने के लिए कहता है और बोलता है कि उन्हें वहां से चले जाना चाहिए। तभी हम एक मॉन्स्टर को पानी से बाहर आते हुए देखते हैं। उस मॉन्स्टर को देखकर वे दोनों हैरान हो जाते हैं। हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो उस आदमी पर हमला कर देता है। हम उस आदमी को देखते हैं जो उस हमले से बच जाता है, पर उसका पैट उस हमले में मारा जाता है। फिर हम उस आदमी को पानी में गिरते हुए देखते हैं। इस पर झाओ वेन चिल्लाता है और उसे बचने के लिए कहता है, पर ली शुआन उसे बताता है कि अगर वह उस पानी में गिर गया तो वह मारा जाएगा। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो अपनी स्किल का इस्तेमाल करके बच जाता है। यह देखकर ली शुआन उसकी स्किल की तारीफ करता है, पर बताता है कि वह अभी भी किनारे से बहुत दूर है। फिर वह झाओ वैन को देखता है और उससे पूछता है कि वह क्या कर रहा है। इस पर झाओ वैन उसे बताता है कि उसे लगा ही था कि वह पानी उसके वेपन पर काम नहीं करेगा। इस पर ली शुआन उससे पूछता है कि वह क्या करने वाला है। झाओ वैन उसे बताता है कि वह उस आदमी को बचाने वाला है। हम उस आदमी को देखते हैं जो पानी में गिरने वाला होता है और मॉन्स्टर भी उस पर हमला कर देता है। पर तभी हम झाओ वैन के पैट को देखते हैं जो उस पानी से बाहर आता है। उसे देखकर वह आदमी घबरा जाता है, पर हम देखते हैं कि झाओ वैन के पैट ने उस मॉन्स्टर के अटैक को रोक लिया होता है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो झाओ वैन के पैट के ऊपर लैंड कर लेता है। तभी झाओ वैन अपने पैट को वापस आने के लिए कहता है। हम झाओ वैन के पैट को देखते हैं जो वापस आ रहा होता है। तभी मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है, पर उसके हमले से झाओ वैन के पैट को कोई असर नहीं पड़ता। हम झाओ वैन को उसके पैट के सामने खड़े हुए देखते हैं। फिर हम उस आदमी को उतरते हुए देखते हैं जो झाओ वैन से उसका नाम पूछता है और पूछता है, क्या ये तुम्हारा पैट है? इस पर झाओ वैन उसे अपना नाम बताता है। फिर वो आदमी झाओ वैन को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है और कहता है, मैं वादा करता हूं कि आपने आज जो कुछ भी किया है, मैं किसी दिन उसका बदला जरूर चुकाऊंगा। हम झाओ वैन और ली शुआन को देखते हैं। ली शुआन झाओ वैन से पूछता है, ये कौन सा पैट है? झाओ वैन उसे बताता है कि यह स्केलेटन एंट है। ली शुआन उसे देखता है और सोचता है कि उसका पैट कितना शानदार है। वह सोचता है कि न सिर्फ यह पानी से इम्यून है, बल्कि उस मॉन्स्टर के अटैक को भी रेसिस्ट कर पाया। फिर ली शुआन झाओ वैन से कहता है, क्यों ना तुम्हारा पैट उस मॉन्स्टर से लड़ने जाए? मुझे लगता है कि वो मॉन्स्टर बहुत फायदेमंद रहेगा। यह सुनकर झाओ वैन सोचता है कि मॉन्स्टर इतना सिंपल नहीं लग रहा है और कहता है, यह कोई गेम नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरा पैट यहां मारा जाए। इसके बाद झाओ वैन अपने पैट को वापस बुला लेता है। इस पर ली शुआन उससे कहता है, तुम किस चीज से डर रहे हो? वो तो सिर्फ एक पैट है। अगर तुम उस मॉन्स्टर को मार देते हो तो हमारे पास उससे भी ज्यादा वैल्यूबल चीज होगी। यह सुनकर झाओ वैन उसे गुस्से से देखता है और कहता है, मैं गैम्बलर नहीं हूं। हमारा सीन शिफ्ट होता है। अब हम ली शुआन को उसके घर पर देखते हैं। वह झाओ वैन से कहता है, तुमने आज 2 पास बर्बाद कर दिए, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। कल तक सभी को उस मॉन्स्टर के बारे में पता चल जाएगा और कोई और उसे मार देगा। इस पर झाओ वैन उसे बताता है, मैं अपने रूम में जा रहा हूं। जाते जाते वह ली शुआन से उस डंगन का मैप मांगता है और कहता है कि यह भविष्य में काम आएगा। फिर हम झाओ वैन को जाते हुए देखते हैं। वहीं ली शुआन सोच रहा होता है कि झाओ वैन इतना खुश क्यों है। अब हम झाओ वैन को गेम में देखते हैं। झाओ वैन बताता है, यहाँ बहुत सारे बुद्धा फ्लावर हैं और वे सभी किनारे पर हैं। फिर वह इधर उधर देखता है, पर उसे मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता। इसके बाद डंगन का सीन दिखता है। 3 आदमी उस डंगन में आते हैं। उनमें से एक लड़का पूछता है, क्या ये वही बुद्धा हार्ट लॉर्ड्स है जिसके बारे में लो शुआन बता रहा था? इस पर दूसरा लड़का कहता है, देखो ये कितना बड़ा है। आज हमें इससे बहुत फायदा होने वाला है। पहला लड़का बोलता है, मैं बहुत चालाक हूं। मैंने तो अपना पैट भी समन कर लिया है। हम उसके पैट को देखते हैं जो एक लेजेंडरी लेवल का गोल्डन आइड हॉक होता है। तभी उसका पैट उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम झाओ वैन को देखते हैं जो उन फ्लावर्स पर हमला कर रहा होता है और उन्हें जान से मार रहा होता है। तभी हम एक फ्लावर से एक क्रिस्टल बाहर गिरते हुए देखते हैं। इस पर झाओ वैन कहता है, शुक्र है मुझे एक क्रिस्टल मिल गया। हम झाओ वैन को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि वह नहीं जानता कि यह क्रिस्टल उसे कौन सी पावर देगा। फिर वह उस क्रिस्टल को ऑब्जर्व कर लेता है। वह बताता है, यह थोड़ा गर्म है,
लेकिन मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। ये पावर पंच से पूरी तरह अलग है। हम झाओवेन को देखते हैं, जो उस स्किल को देख रहा होता है और कहता है, ये एक स्ट्रेंथनिंग टाइप स्किल है। फिर वह उस स्किल को इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। हम देखते हैं कि वह उस स्किल का उपयोग करता है, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता। तभी वह अपने फोन पर देखता है और पता चलता है कि किसी ने उस पर हमला कर दिया है। हालांकि उसका पेट, पशु साथी, उस हमले को रोक लेता है। फिर हम एक बुद्धा लॉर्ड्स मॉन्स्टर को देखते हैं। उसे वहां देखकर झाओ वैन खुश होता है और सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यह मॉन्स्टर सच में इस गेम में है। फिर वह अपने पेट को मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए कहता है। हम उसके पेट को देखते हैं, जो मॉन्स्टर पर हमला करता है। यह देखकर वह मॉन्स्टर पानी में जाने लगता है। इस पर झाओ वैन सोचता है, क्या वह मुझसे बचने की कोशिश कर रहा है? और वह अपने पेट को उसे जान से मारने के लिए कहता है। लेकिन तभी मॉन्स्टर पानी से बाहर आता है और उसके पेट को ही जान से मार देता है। यह देखकर झाओ वैन सोचता है, इस मॉन्स्टर ने मुझे ट्रिक किया है। फिर वह सोचता है कि बिना अपने पेट के वह उसे हरा नहीं पाएगा। इसलिए वह तय करता है कि वह उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाएगा, जिसके बारे में ली शुआन ने उसे बताया था। झाओ वैन उस जगह पर पहुंचता है और सोचता है, यह जगह सच में थोड़ी अजीब है, क्योंकि यहां आते समय मुझे एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला। फिर वह ऊपर जाता है और एक घर को देखता है। जैसे ही वह उस घर के अंदर कदम रखता है, उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर झाओ वैन हैरान हो जाता है और सोचता है, क्या वो मर गया? पर उसे तो कुछ पता ही नहीं चला। फिर वह गेम में दोबारा लॉगिन करता है और कहता है, मैं फिर से कोशिश करूंगा। पर हर बार उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर वह बताता है कि हर बार जब भी वह मरता है, उसकी वजह उसके ऑर्गन फेलियर होती है। फिर उसे ली शुआन की बात याद आती है, जब उसने बताया था कि जितने भी लोग वहां गए, वे सभी मारे गए, लेकिन उनमें से किसी को भी कोई चोट नहीं लगी थी। वे सभी ऑर्गन फेलियर की वजह से मारे गए थे। झाओवेन सोचता है, इसमें कोई हैरानी नहीं है कि मिलिट्री उस जगह का कुछ नहीं कर पाई। फिर वह अपना फोन साइड में रखकर सो जाता है। अगले दिन का दृश्य दिखता है, जहां ली शुआन हंसते हुए झाओवेन को बताता है, मुझे पहले ही पता था कि जैसे ही लोगों को यह पता चलेगा कि वहां एक मॉन्स्टर है, वे खुद को रोक नहीं पाएंगे और कोई ना कोई उससे लड़ने चला जाएगा। इस पर झाओ वैन पूछता है, क्या हुआ? ली शुआन बताता है, कल रात एक सीनियर स्टूडेंट अपने पेट के साथ उस मॉन्स्टर से लड़ने गया था। उसने मॉन्स्टर पर ऊपर से हमला किया, लेकिन मॉन्स्टर ने उसके पेट के सारे पंख जला दिए। इस पर झाओ वैन कहता है, अगर उसने कल मेरी बात मान ली होती, तो उसकी जगह लोग मुझ पर हंस रहे होते। ली शुआन उसे चिंता न करने के लिए कहता है और बताता है, यह खबर अब पूरे कॉलेज में फैल गई है। अब अलग अलग ग्रेड के बच्चे उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करेंगे। झाओ वैन पूछता है, क्या मिलिट्री उस मॉन्स्टर को नहीं मारेगी? ली शुआन जवाब देता है, मैं मानता हूं कि मॉन्स्टर स्ट्रांग है, लेकिन सोलगे में बहुत से लोग हैं जो उसे मार सकते हैं। मिलिट्री ने अब तक कदम नहीं उठाया, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वे आगे भी कुछ करेंगे। वे सिर्फ उन्हीं मॉन्स्टर्स पर हमला करते हैं जिन्हें वे खतरा समझते हैं। तभी एक लड़की उनके दरवाजे पर नॉक करती है। ली शुआन दरवाजा खोलने जाता है और झाओ वैन को किसी का कॉल आता है। झाओ वैन अपना मोबाइल निकालता है और देखता है कि कॉल उसके डैड का है। वह कॉल उठाकर कहता है, हेलो। उसके डैड पूछते हैं, क्या तुम लोयांग में हो? झाओ वैन जवाब देता है, हाँ मैं लोयांग में ही हूं, क्या कुछ गलत है? इस पर उसके डैड बताते हैं, तुम्हारी स्टेप मॉम तुमसे मिलना चाहती है और चाहती है कि तुम आज उनके साथ डिनर करो। झाओ वैन कहता है, ठीक है, लेकिन मैं आपके मामले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। तभी ली शुआन कहता है, कोई तुमसे मिलने आया है। झाओ वैन अपने डैड से कहता है, मैं तब तक खुश हूं जब तक आप ठीक हैं। उसके डैड जवाब देते हैं, तुम्हें आना ही होगा, एन जिंग तुम्हें लेने गई है। यह सुनकर झाओ वैन हैरान हो जाता है और सोचता है, क्या आन जिंग मुझे लेने आई है? डैड बताते हैं, वह तुम्हें लेने के लिए सुबह ही निकल गई थी। यह सुनकर झाओ वैन को कुछ गलत महसूस होता है। फिर एन जिंग उसके सामने खड़ी दिखाई देती है। फिर हम ली शुआन को देखते हैं, जो झाओ वैन से पूछता है कि क्या वे आदमी उसके पापा हैं, जिन्होंने उयांगलान से शादी की है। फिर वह झाओ वैन से कहता है कि उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था, क्योंकि उसका सरनेम भी उसके डैड की तरह है, और उससे पूछता है कि क्या वह एंग फैमिली के करीब है। इस पर झाओ वैन उसे बताता है कि उसका एंग फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है और वह उसके डैड हैं, जिन्होंने उनसे शादी की है। हम अंजिंग को देखते हैं, जो उसकी इस बात पर नाराज होती है। वह झाओ वैन को जल्दी करने के लिए कहती है और उसे बताती है
कि ड्राइवर उनका बाहर इंतजार कर रहा है। हम जाओवेन को देखते हैं, जो सोचता है कि वह उसके साथ नहीं जाना चाहता और बताता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एंग फैमिली उसे ढूंढती हुई आएगी। हम ली शुआन को देखते हैं, जो जाओवेन को बताता है कि उसे कुछ काम है और वह वहां से बाहर जा रहा है। हम एन जिंग और जाओवेन को जाते हुए देखते हैं। एन जिंग उससे पूछती है कि उसने सन शूटिंग टेक्निक क्यों नहीं सीखी। इस पर जाओवेन उसे बताता है कि उसके डैड ने उसे बताया था कि उन्होंने उसे यह टेक्निक नहीं सिखाई है। इस पर एनजिंग नाराज होती है और उससे पूछती है कि क्या उसे ऐसा लगता है कि वह टेक्निक फेक है। फिर वह वहां से जाते हुए जाओवेन से कहती है कि अच्छा हुआ कि उसने वह टेक्निक प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि उसने उसे वह टेक्निक इसलिए दी थी ताकि वह उसे चोट पहुंचा सके। हम जाओवेन को देखते हैं, जो सोच रहा होता है कि क्या वह उससे नाराज है। फिर वह उस पेन ड्राइव की तरफ देखता है और सोचता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने पहले ही एक दूसरी टेक्निक प्रैक्टिस कर ली है। हम एनजिंग को देखते हैं, जो उसे कार में बैठने के लिए कहती है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं, जो जाओवेन की फोटो खींचता है और किसी को भेजता है। हम किसी को देखते हैं, जो अपने सीनियर को जाओवेन के बारे में बताती है और कहती है कि वह अपने स्कूल में सेकंड बेस्ट स्टूडेंट था और बताती है कि वह एक एक्सीलेंट स्टूडेंट है। फिर वह बताती है कि वह अभी लुयांग में है, इसलिए वह उसे गाडा में नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इस पर उसका सीनियर ऑफिसर उससे कहता है कि उसे लगता है कि जाओ वैन का जिंग डॉक्सियन से कोई लेना देना नहीं है। इस पर वह लड़की उन्हें बताती है कि बाकी सब ठीक है, पर हाल ही में उसके डैड ने एंग फैमिली की ओयंग लान से शादी की है। ये सुनकर वे हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वे उस लड़की से पूछते हैं कि क्या उसके डैड एक आउटलैंडर हैं। इस पर वह लड़की बताती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके डैड सिर्फ लेजेंडरी रैंक पर हैं और अब तो वे बड़े भी हो रहे हैं। फिर वह उस आदमी को बताती है कि क्या पता उयंग को जाओ वेन के डैड जैसे आदमी रखना पसंद हो। इस पर वह आदमी उसे बताता है कि उयंग उस तरह की औरत नहीं है। फिर वे उसे जाओ वेन को उनके पास लाने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि इसके बारे में एंग फैमिली को पता न चले। इस पर वह लड़की मान जाती है। हम जाओवेन और अनजिंग को देखते हैं, जो एंग फैमिली के घर के बाहर होते हैं। हम जाओवेन को देखते हैं, जो सोचता है कि यह घर कितना बड़ा है। फिर वे दोनों अंदर जाते हैं और हम जाओवेन के डैड को देखते हैं, जो उसकी स्टेप मॉम के साथ होते हैं। फिर हम उसकी मॉम को देखते हैं, जो जाओवेन से कहती है कि वह बहुत लंबे समय से उससे मिलना चाहती थी। फिर हम उनको घर के अंदर देखते हैं, जहां उसकी माँ उसके लिए खाना लाती है और उसे यह सब ट्राई करने के लिए कहती है। इस पर उसके डैड बताते हैं कि यह अंजिंग का फेवरेट फूड है। अंजिंग हाँ में जवाब देती है, पर फिर वह बोलती है कि आज झाओ वैन उनका गेस्ट है, न कि वह, इसलिए वह इसे खा सकता है। हम अंजिंग को देखते हैं, जो उसे गुस्से से देख रही होती है। तभी झाओ वैन की माँ उसके पास आती है और उसे चिंता न करने के लिए कहती है। वह बताती है कि उन्होंने उसे बुली करने की सजा दी हुई है। हम झाओ वैन को सोचते हुए देखते हैं कि यह क्या हो रहा है और क्या यह सच में एनजिंग की माँ है। फिर हम झाओ वैन और उसकी माँ को घर के बाहर देखते हैं, जहां उसकी माँ उसे वहीं रहने के लिए बोलती है और बताती है कि वे सभी वहां खुशी से रहेंगे। इस पर झाओ वैन उन्हें थैंक यू बोलता है और बताता है कि उसे कैंपस में रहना होगा और अभी वह अपने एक दोस्त के साथ रह रहा है। फिर वह मन में सोचता है कि अगर वह उनके साथ रहेगा तो एन जिंग उसे जान से मार देगी। इस पर उसकी मां मान जाती है, लेकिन जाते जाते उसे एक कार्ड देती है। उस कार्ड को देखकर झाओ वैन उनसे पूछता है कि यह क्या है, जिस पर वह बताती है कि यह एक एक्सेस कार्ड है और इस कार्ड की मदद से उसे कॉलेज में एक सिंगल रूम मिल जाएगा। झाओ वैन उस कार्ड को देखता है और सोचता है कि उसे इसकी जरूरत तो है और इसकी मदद से वह जितनी चाहे उतनी गेम खेल सकता है। फिर वह उसे लेता है और उन्हें थैंक यू मैडम कहता है। यह सुनकर वह झाओ वैन से पूछती है कि क्या उसे वह ओल्ड लग रही हैं और उसे उन्हें लैन कहने को कहती है। फिर हम झाओ वैन को ली शुन के घर पर देखते हैं। झाओ वैन सोचता है कि क्या ली शुन अभी तक वापस नहीं आया है। फिर वह खुश होता है और सोचता है कि वह जैसे चाहे वैसे गेम खेल सकता है। फिर हम उसे गेम में देखते हैं और तभी उसे एक और एग मिलता है। वह उस एग को लेता है और उसके स्टैट्स देखता है। स्टैट्स देखकर वो बोलता है कि यह एग इतना खास नहीं है। तभी हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं, जो उस पर अटैक कर देता है, पर जाओ वैन उसके हमले से बच जाता है और बोलता है कि यह मॉन्स्टर अचानक कहां से आ गया। फिर हम उसे उस मॉन्स्टर के अटैक से बचते हुए देखते हैं। इसके बाद वह मॉन्स्टर सामने से उस पर हमला करता है। यह देखकर झाओवेन भी उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और सोचता है कि यह उसे मारने का अच्छा चांस है।
पर तभी वह मॉन्स्टर गायब हो जाता है। ये देखकर झाओ वैन हैरान हो जाता है और सोचता है कि वह मॉन्स्टर फिर से गायब हो गया। फिर हम झाओ वैन को देखते हैं, जो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि अब जबकि वह मॉन्स्टर को नहीं देख सकता, तो उसे मॉन्स्टर के अगले मूव को प्रिडिक्ट करना होगा। फिर वह अपने पीछे खड़े मॉन्स्टर पर हमला कर देता है।